हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम इंडस्ट्रीज का देख रहे थे, इंडस्ट्री 4.0, उसके बारे में हमने सारा देखा। आज एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका हेडिंग बनती है फिस्कल रिफॉर्म्स, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट सब हेड्स हमारे पास यहाँ पे लगे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिस्कल रिफॉर्म्स। हाँ जी, बोर्ड का एंगल ठीक है, टेढ़ा तो नहीं है। ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है जी। तो हेडिंग है फिस्कल रिफॉर्म्स। इसके अंदर जो सब पार्ट बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहला बनता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। देन इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, इन शॉर्ट आई कैन से इट इज जीएसटी। श्योर क्वेश्चन है जीएसटी के ऊपर, बिकॉज 5 साल पूरे हुए हैं 1 जुलाई को, तो आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है किस में आएगा, या तो जीएसटी इको में आएगा, या तो नॉर्मल इंडियन इकोनॉमी या सेक्शन बी में आएगा। इतने की श्योरिटी है, कंफर्म है, ये आएगा। और इसके बाद जो थर्ड आता है इसी सीरीज के अंदर, विच इज नोन एज FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, पास बाय द पार्लियामेंट इन 2003। ऑल्दो ये क्वेश्चन इस साल के पेपर में आ चुका है, इसलिए दुख हो रहा है। एंड ऑन द सेम नोट एक टॉपिक और है हमारे पास, विच इज नोन एज, मेरी भाषा में बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं फाइनेंस कमीशन। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनकी प्रोनाउंसिएशन है, इट इज नोन एज फाइनेंस। देयर ओन फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर, ये उनकी टिपिकल लैंग्वेज है राज्यसभा में। तो इट इज नोन एज दी फाइनेंस कमीशन। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो स्पीच देती है, मजा आता है सुन के। फाइनेंस कमीशन। तो मैं फिलहाल भाई, वो बहुत बड़े लोग, हम तो छोटे से लोग हैं। मेरी भाषा में तो फाइनेंस ही है ये। फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आने की श्योरिटी बहुत ज्यादा है। और प्रेजेंट टाइम पे कौन सी चल रही है? दैट इज नोन एज 15th फाइनेंस कमीशन। 14 गई थी इससे पहले, प्रेजेंट टाइम में है 15। इसका भी आई गेस क्वेश्चन आ चुका है, या तो इस साल के पेपर में था या फिर इससे पुराने वाले में था, बट वो 14th के ऊपर था। 15 के ऊपर आई डोंट थिंक कि 15 के ऊपर आया है। तो 4 सीरीज है हमारे पास। शुरुआत होगी डायरेक्ट टैक्सेस से, फिर जीएसटी आएगा, फिर FRBMA आएगा, और कहानी खत्म करेंगे 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू 150 to 200 वर्ड की लिमिट। क्लियर जी? ये बना लो, ये आपका सब पार्ट बन गए पूरे के पूरे। फाइनेंस कमीशन के बाद आई गेस फिर हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, देन फिर आपका एग्रीकल्चर आएगा। हाँ जी, डन, आगे चले। यस सर। ओके जी। तो फर्स्ट हेडिंग है डायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म्स। अब डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की जब बात होती है तो इसमें कमिटी बनी थी प्रोफेसर राजा चेलिया। 1991 रिफॉर्म पीरियड टाइम की बात है। तो प्रोफेसर राजा चेलिया चेयरपर्सन थे इस कमिटी के। तो फर्स्ट पार्ट इज विच इज नोन एज TRC, टैक्स रिफॉर्म्स कमिटी। तो दिस कैन बी अ एडेड पार्ट, ऑल्दो इसके ऊपर कुछ इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, अकेला क्वेश्चन ही बनेगा। आएगा तो या तो टैक्सेशन रिफॉर्म्स के थ्रू आएगा, या फिर अपना कैसे आएगा आपका डायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्म में भी है। तो पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड देना पड़ेगा। द टैक्स रिफॉर्म कमिटी जो बनी थी वो बनी थी कब? 1991। और क्या किसके अंडरशिप में? प्रोफेसर राजा चेलिया। स्पेलिंग यही है जी, राजा चेलिया। तो एजेंडा क्या था? रिफॉर्म पीरियड। रिफॉर्म पीरियड के साथ साथ इस कमेटी की कुछ अपनी रिकमेंडेशन थी। जब भी कमेटी बनाती है सरकार, या ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देती है।
देन वो रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं है कि वो विधि का विधान बन गया। रिकमेंडेशन का मतलब ये है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है या कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद देम और नॉट। अगर नहीं होते तो वो उसमें फिर दोबारा कुछ ना कुछ कमेटी या फिर सजेशंस देते हैं कि आप इसमें जाइए, कुछ दोबारा एडिट कीजिए इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर लगता है कि हाँ भाई सब काम धंधा सही चल रहा है तो एक्सेप्ट होती है। इसलिए हमेशा लिखते हैं रिकमेंडेशन, ये नहीं लिखा जाता कि मतलब दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। तो जब भी कमिटी के बारे में आप कुछ भी लिखो पर्टिकुलरली विद सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो हमेशा वर्ड कौन सा आएगा? रिकमेंडेशंस या सजेशन। कहीं पे रिकमेंडेशन चेप देना, कहीं पे सजेशन वर्ड लिख देना, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। तो अब इस कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी और किस पर्पज से बनी थी? टैक्स रिफॉर्म कमेटी। तो 1 मार्कर अगेन वही सेम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। टैक्स रिफॉर्म कमेटी जो थी, या ऐसे बन सकता है राजा चेलिया किस कमेटी के चेयरपर्सन थे? मैं हमेशा वर्ड प्रेफर करता हूँ चेयरपर्सन रादर देन चेयरमैन, क्योंकि पर्सन का मतलब है द पर्सन कैन बी मेल और कैन बी फीमेल, बट चेयरमैन ज्यादातर वर्ड यूज होता है फॉर द मेल पर्सन, इसलिए मेरे को वर्ड अच्छा नहीं लगता चेयरमैन। मैं हमेशा चेयरपर्सन लिखता हूँ। अब भी ये लिखा करो, बेटर लैंग्वेज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिकमेंडेशन पोर्शन। क्या रिकमेंडेशन दी थी? देखो जी, चाहे बात आज की हो, चाहे बात हैशटैग थ्रोबैक ट्यूजडे 1991 के सिनेरियो की हो, काम तो एक ही होता है कमेटी बनने का। कोई भी बनाए भाई, पहला सजेशन वही ये देंगे टैक्स कम करो। तो यही इनका सजेशन भी था सबसे पहला, देयर शुड बी रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स, बिकॉज रिफॉर्म पीरियड की बात है तो कॉर्पोरेट टैक्स कम होना चाहिए, पहली बात, पहली रिकमेंडेशन। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या दी? कहते देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म पर्सनल इनकम टैक्स। जब भी इनकम टैक्स की बात होती है तो बेटर लैंग्वेज होती है हमेशा पर्सनल इनकम टैक्स लिखना। ये बात हम मैक्रो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल इनकम टैक्सेशन, reforms with respect to personal income taxation by reducing marginal tax rate, by reducing marginal tax rate means जो आपके टैक्स के स्लैब्स होते हैं, जैसे आज की डेट में क्या है, 5 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हो तो आपकी इनकम टैक्स फ्री है। 7.5 लाख तक कमा रहे हो तब भी आप टैक्स फ्री के स्लैब में आ सकते हो एज पर द एग्जेम्पशंस। तो उसकी भी बात अभी हम करेंगे। जब भी हम बोलते हैं ना कि सरकार को टैक्स रेट कम कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि भाई टैक्स रेट कम कर देगी, रात को सपने में आया टैक्स रेट कम कर दो, या चुनावी सीजन है टैक्स रेट कम कर दो। और भैया पहले कैलकुलेशन होती है। अगर हम ये स्लैब 20% से 15% कर रहे हैं या 15 से 10% कर रहे हैं, इसका रेवेन्यू लॉस कितना होगा पहले ये बताओ। कितने का हमें लॉस होगा? टैक्स कम कर रहे तो लॉस तो हो गई। ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिबेटेबल टॉपिक है। अच्छी बात है कुछ तो ऐसे टॉपिक है जो अभी तक पेपर में नहीं आया, जो नेक्स्ट ईयर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, विच इज विद रिस्पेक्ट टू क्या पेट्रोल और जीएसटी, ओह सॉरी, पेट्रोल एंड अदर लीगल आइटम्स को क्या हम जीएसटी के अंदर इंक्लूड करें या ना करें? दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। और अच्छी बात है आया नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं आया और जिसका आंसर कंटेंट हमारे पास बड़ा प्यारा बना है और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में है, तो वो भी इसके अंदर आएगा अब नेक्स्ट। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया इस कमेटी की रिकमेंडेशन? रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल इनकम टैक्स बाय रिड्यूसिंग द मार्जिनल टैक्स रेट। थर्ड, बाय लोअरिंग कस्टम ड्यूटीज, custom duty, and fourth, to broaden the tax base, to broaden the tax base, this is the fourth। और क्या लिख सकते हैं? मैं तो अपने बना बना के लिख रहा हूँ, क्योंकि मोर और लेस कमेटी की रिकमेंडेशन यही सारी होती है। और क्या था? हाँ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टू improve the quality of tax administration। ये पॉइंट तो आज भी फिट बैठता है रफ एंड टफ। और उसके बाद जो कमेटी का मेन पॉइंट था
ये तो हमने खुद बना के लिखे है सिंप्लीफाई करके। इस कमेटी का जो मेन पॉइंट था वो था विद रिस्पेक्ट टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ excise duty, and at the same time its integration with VAT, integration with VAT, value added tax। ये है जी आपकी रिकमेंडेशंस राजा चेलिया कमेटी की विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेशन रिफॉर्म्स। इसलिए मैंने कहा अकेला क्वेश्चन नहीं बनेगा, आएगा तो एक अपने साथ कुछ और पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे लाएगा, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी का लेके आए या इन जनरलाइज डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में लाए। तो जब भी डायरेक्ट टैक्सेस की बात है, शुरुआत आंसर की हमेशा राजा चेलिया कमेटी से करना, बिकॉज ऑर्डर में देखा जाए ये पहली कमेटी थी 1991 में जो हमारे पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कमिटीज बनती है बट देखा वो जाता है जो हमारे लिए रेलिवेंट हो विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। जैसे पॉवर्टी में बहुत सारी कमिटीज बनी बट हम सारा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ मेजर मेजर देखते हैं जिनका कुछ इम्पैक्ट हो। हाँ जी चले आगे, डन। Yes, sir. ओके सो अब इसके बाद कौन सा आता है टैक्स रिफॉर्म दी और डायरेक्ट टैक्सेस की अब हम बात कर रहे हैं। तो ये कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद नेक्स्ट हेडिंग इज द डीटीसी। डीटीसी ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये डीटीसी शॉर्ट फॉर्म है किसका, डायरेक्ट टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी। अब डीटीसी का एम क्या है, कहते हैं यहां पे हमारा काम है सिंप्लीफाई करना किस चीज को। सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 61। दूसरा जो जो डायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड होते हैं, वेल्थ टैक्स ऑफ 1957 इसके बारे में। एंड एक और होता है जिसकी आज की डेट में कोई इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, वो है आपका गिफ्ट टैक्स ऑफ 1958। ये एमसीक्यू बेस में पूछ सकता है गिफ्ट टैक्स कब बना था 1958, या क्रोनोलॉजी वाइज बताओ इसे पहल दूल तीन करके कि कौन सबसे पहले आया कौन सबसे लास्ट में आया। तो डायरेक्ट टैक्सेस कोड का एम क्या था, एम का सिंप्लीफाई करना, कंसोलिडेट करना किसको, डायरेक्ट टैक्सेस को। और मेजर तीन ये होते हैं। गिफ्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं किसी को, अगर इसका मीनिंग ना पता हो, 50,000 से ज्यादा जब भी हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उस पर लगता था गिफ्ट टैक्स। जैसे मान लो भाई किसी वेडिंग सीजन चल रहा है अभी है, तो मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ और अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा तो उसके ऊपर अप्लाई होगा गिफ्ट टैक्स। बहुत चलता था पहले बट 1991 के बाद बस ये पेपर के ऊपर रह गया, थ्योरेटिकल बेसिस। आज की डेट में इन सब चीजों की इतनी ज्यादा रेलिवेंस नहीं है। इसकी फिर भी है, इसकी तो है ही आईटीआर सब भरते हैं पर्सनल इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। तो इंट्रोडक्शन कैसे होगी डायरेक्ट टैक्स कोड की, द एम ऑफ डीटीसी इज टू रिवाइज, आप ऐसे लिख सकते हो, इज टू रिवाइज, कंसोलिडेट, जैसे हम अपने आंसर को भी कंसोलिडेट करते हैं, रिवाइज, कंसोलिडेट एंड सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई following important direct tax act in India, direct tax act in India। Now I will say with respect to income tax, wealth, या आप चाहो तो ऑर्डर में लिख लो, पहले वेल्थ फिर गिफ्ट फिर उसके बाद इनकम टैक्स। दिस इज द बेटर वे, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि ऑर्डर में सारी चीजें लिखी है। स्टार्टिंग समझ आ गई जी, इंट्रोडक्शन कैसे होगा। डायरेक्ट टैक्स कोड aims to revise, consolidate, simplify following important direct taxes in India, which were as follows. First is wealth, मतलब एक तरीके से ये पहल, ये दो, ये तीन। आगे बढ़े अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी, एम तो हमें पता चल गया, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो स्टार्टिंग अगर करनी हो, एम ऑफ डीटीसी।
अब आती है वाई देयर इज अ नीड फॉर द डायरेक्ट टैक्स कोड, या क्या रीजंस थे फॉर दिस। तो ये मैं हटा रहा हूँ। आई कैन अज्यूम कि हाँ भैया आपने ये नोट कर लिया होगा। नीड फॉर डीटीसी। अगर बात करें नीड की तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सबसे पहली बात कि इनकम टैक्स एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब भी डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, वो नाम कौन होता है हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा काम क्या था, इसको रीड्राफ्ट करना, टू रीड्राफ्ट द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ताकि जो जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू एलपीजी हो या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉलिसी जो जो लॉन्च हो रही है, या नई मार्केट्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है बिजनेस के अंदर, उन सबको भी इंकॉर्पोरेट किया जाए। तो पहली हेडिंग बना लो इसकी, या फर्स्ट पॉइंट बना लो इंग्लिश में लिखते हुए, द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, the Income Tax Act of 1961 should be redrafted, should be redrafted, redrafted to account for, to account for to account for structural changes in Indian economy, structural changes in Indian economy, comma, and comma के बाद ऐसे कर सकते हैं हम, न्यू मॉडल, न्यू मॉडल of businesses, new model of businesses, new model of businesses। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, व्हाई देयर इज अ नीड, ताकि जो जो चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे एलपीजी के बारे में, नई नई मार्केट्स के बारे में, नए नए एंटरप्राइजेस, तो उन सबको भी इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। बिकॉज देखो आप खुद ही, कितना पुराना एक्ट है 61। अब आज की डेट में नई नई चीजें आ गई, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह आ रही है, ऐसे आईटीआर भरते टाइम सीएस इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं कि अपना आपका कौन सा आईटीआर भरेगा, 1 भरेगा, 2 भरेगा, 3 बनेगा फॉर्म, या 4 भरेगा। और फिर उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितनी हुई है साल के अंदर। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसकी लिमिट है अराउंड 3 लाख या 5 लाख। अगर आपका 5 लाख तक की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रखी है तो उस पर अलग से टैक्स लगता है, जिसको बोलते हैं सरचार्ज, 2% या 3% का सरचार्ज लगता है। ये बात मेरे को इस टाइम उसने बताई, कह रहा भाई 3 लाख और 5 लाख। मैंने कहा मेरे को क्या टेंशन है, अच्छा तूने बता दिया, इन फ्यूचर याद रखूंगा कि 5 लाख रुपए से कम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पूरे साल में होनी चाहिए, वरना उससे ज्यादा हो गई तो अलग। फिर उसके बाद एक और इसके अंदर मसला है, वो है विड्रॉल्स, कि भाई तुम्हारे साल में अगर इससे ज्यादा कैश विड्रॉल है या इस अमाउंट से ज्यादा विड्रॉल है, उसके ऊपर अलग सरचार्ज लगेगा। तो बहुत दिक्कतें हैं। 61 का एक्ट है ना। यही मेरा सेकंड पॉइंट बनता है, क्या, टू सिंप्लीफाई एंड रैशनलाइज। 9वीं क्लास मैथ्स में एक चैप्टर आता था, रैशनलाइज द फॉलोइंग। तो रैशनलाइजेशन किसका, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स, ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स। एंड एट द सेम टाइम, अगर आपको पता हो, आपके पेरेंट्स को जरूर पता होगा, पेरेंट्स को या जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके घर में, कि अपना पोस्ट ऑफिस के ऊपर जो सेविंग्स चलती है, स्मॉल सेविंग्स जिसे हम कहते हैं, पीपीएफ अकाउंट हो गया, ठीक है, देन उसके बाद आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना है, बहुत अच्छी स्कीम है वो, अटल पेंशन योजना। तो ये जितनी भी स्कीम्स होती है विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफिस, स्मॉल सेविंग्स, उस पर सरकार इंटरेस्ट देती है। साथ अब तो 4.5 है या 6% है, इतने के आसपास है। पहले मिलता था 8%, 9%, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम, तब बड़ा अच्छा इसके ऊपर रिटर्न मिलता था, एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिलता था पोस्ट ऑफिस के ऊपर। तो उसके ऊपर जब भी पैसा इन्वेस्ट आप करते हो, देयर इज अ टैक्स एग्जेम्पशन।
जैसे एक अकाउंट है पीपीएफ, ये नॉलेज पर्पस के लिए भी बता रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ में बहुत कम आएगा। कोई भी अगर सीए होता है वो हमेशा ये बोलेगा आपको आने वाले टाइम में, अगर आप रिटर्न अभी नहीं भरते तो वो जरूर बोलता है क्या भाई आपका पीपीएफ अकाउंट खुला लो, क्योंकि पीपीएफ की लिमिट है 1.5 लाख रुपए। आप साल में पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, और जितना आप पैसा पीपीएफ में करते हो दैट इज टैक्स फ्री, दैट इज टैक्स फ्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो भाई मैंने 10 लाख रुपए कमाए साल में, थोड़ा इसकी एप्लीकेशन समझते हैं कि क्या है, इसको मारो गोली बाद में लिख लेंगे इंग्लिश इंग्लिश। मैंने 10 लाख रुपए कमाए, अब 10 लाख के ऊपर देखा जाए 10% का टैक्स बनता है, मेरे को देना होगा 10 लाख का 10%। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये 10% से 0% के स्लैब में आ सकता हूँ। हाउ, ये चमत्कार कैसे होगा? 1.5 लाख पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, टैक्स फ्री पैसा कट गए, कितना हो गया 8.5। उसके साथ एक मैंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ली अपनी, उसको बोलते हैं 80D की रिडक्शन, एक होता है 80C, इसका नाम होता है 80C की रिडक्शन, 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैंने अलग 80D हेल्थ इंश्योरेंस करा ली, उसकी मेरे को एग्जाम्पशन मिल गई, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की यहाँ करा ली, तो 7.5 लाख रुपए रह गए। बाकी 1.5 लाख रुपए की मैंने अपनी LIC करा ली, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कितने आ गया 5 लाख पे आ गया। अरे ताऊ मेरे 5 लाख तो टैक्स फ्री है ऑलरेडी, हो गया ना। 10 लाख का 10% देना था, आज की डेट में कितना दे रहा हूँ 0। दिस इज ऑल्सो द रीजन कि वाई द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स आर वेरी लेस, क्योंकि वो इन सब फ्लॉज का फायदा उठाते हैं। और गवर्नमेंट ये सब चीजें क्यों प्रोवाइड करती है? एटलीस्ट आपकी इनकम ट्रांसपेरेंट हो सके, ट्रांसपेरेंसी रह सके, ये पता हो सरकार को कि हाँ भाई आप टैक्स रिटर्न तो भर रहे हो, चाहे 0 की रिटर्न भरो, मगर रिटर्न भरनी चाहिए। आपका भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा। आपका फायदा इसलिए आपकी इनकम वाइट हो गई, वाइट इनकम है, ब्लैक इनकम नहीं है। तो ब्लैक इनकम क्या होती है? छोटे बच्चों से पूछो ब्लैक मनी, कहेगा ब्लैक मनी, अच्छा ये कोई ब्लैक कॉफी जैसा है क्या ब्लैक मनी? काला नोट दिखाओ दिखाओ, मेरे को भी देखना है काला नोट, मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तो उन्हें नहीं पता ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी का मतलब वो पैसा जो अनअकाउंटेड है, इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया गया, ताकि अनअकाउंटेड पैसे को हम ट्रांसफर करके अकाउंटेड कर सके। ये है जी रियल लाइफ एप्लीकेशन। और इसी से रिलेटेड मेरा आगे इसका भी पॉइंट था, क्या देयर इज अ नीड, किसके बारे में? टू रीथिंक अबाउट द एग्जेम्पशंस दैट वर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्मॉल सेविंग्स। जो भारत सरकार ये एग्जाम्पशंस देती है स्मॉल सेविंग्स के ऊपर, स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या होता है? पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, LIC के ऊपर, देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, इन सब के ऊपर सोचना चाहिए। करेक्ट जी, इसकी इंग्लिश बन जाएगी, इसके आगे ये आएगा क्या? देयर इज अ नीड टू रीथिंक अबाउट द इंसेंटिव्स एंड द एग्जेम्पशंस that were given by the government of India, particularly on the small savings, that is PPF and recurring deposits and सुकन्या समृद्धि योजना। एक और आता है किसान विकास पात्र, वो सर्टिफिकेट होता है एक बॉन्ड की तरह। एक और होता है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बट उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल बनता है NSC का, इसलिए मैंने यहाँ NSC का नाम नहीं लिया, बिकॉज इंटरेस्ट टैक्सेबल है इस कारण। आगे देखिए, ये एग्जाम्पल हटा दूं, पेपर में मत लिख देना, बस ये जस्ट आपके नॉलेज पर्पस के लिए था। थर्ड थिंग, इसके बाद टू सिंप्लीफाई कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाई कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर। अब यहां पे मैं एक डेटा देना चाहता हूं, वो क्या? 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 32 एग्जाम्पशंस देता था। 32 exemptions were given by the Ministry of Finance in the year 2014 on the corporate tax, on corporate tax। अब 32 एग्जाम्पशन अगर आप दे रहे हो कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर, तो सरकार ने इसका एस्टिमेटेड लगाया, अगर हम ये सब रिलीफ देते हैं तो हमारा कितना नुकसान होगा? पता चला लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है। एस्टिमेटेड लॉस ऑन ऑफ account of revenue by giving certain exemptions on the corporate tax were approx 1 lakh crore as per the report published by the Ministry of Finance in the year 2014-15। 14-15 के टाइम 32 exemption दी गई।
क्लियर जी। एक हमने डेटा भी डाल दिया, ईयर भी डाल दिया, रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी। जब भी रिपोर्ट लिखो तो उस इंस्टीट्यूट का नाम जरूर लिखना चाहिए, किसने की। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दी तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐड कर दिया, ताकि एग्जामिनर को एक कॉन्फिडेंस में मैं ले सकूं। एंड उसके बाद नेक्स्ट एम क्या था इसका, ये बिकॉज ऑफ जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है वो कौन होता है, आर दे प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन बताएगा, कोई जानता है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव? हाँ जी बताओ। Progressive. Regressive. अलग अलग आंसर, एक सेकेंड। हाँ जी रितिका जी क्या कह रहे थे आप? Sir, progressive. प्रोग्रेसिव, ओके। हाँ जी पलक मैडम आप क्या कह रहे थे? Sir, regressive. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, इनकम टैक्स आर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब इनकम के बढ़ने पे टैक्स रेट बढ़ता है, रिग्रेसिव का मतलब वाइस वर्सा, irrespective of my income I need to pay the same tax because it is based on ability to pay। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स टैक्स लाइक जीएसटी आज की डेट में, तो जीएसटी आर द रिग्रेसिव, 1 मार्क अगेन वही मतलब एमसीक्यू बेस्ड यार, एमसीक्यू के लिए आपके पास काम आता है ये। तो अब यही इसका एम था क्या, टू एंश्योर बैलेंस बिटवीन the direct taxes and the indirect taxes and indirect taxes। कहते क्यों, ऐसा किस कारण, बिकॉज द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, और जो रिग्रेसिव थिंग होती है उसका बर्डन किसके ऊपर ज्यादा होगा, पुअर पर्सन के ऊपर होगा। बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, और इसका बर्डन किसके ऊपर होता है, पुअर्स के ऊपर ज्यादा होता है। और वी नो डैट कि हमारी इकोनॉमी में चाहे पहले की बात हो या 2022 की भी क्यों ना बात हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत ज्यादा शेयर है इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्योंकि आज की डेट में जीएसटी जो है वो मंथली बेसिस पे भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, उसमें बहुत सारी क्लॉज है, डिपेंड करता है आपका कितना टर्नओवर है। जैसे जब मैं ये पढ़ाना शुरू कर रहा था तो किसी एक का मैसेज आया, कहता आप क्या जीएसटी लोगे, मैंने कहा नहीं भाई मैं जीएसटी नहीं लेता। कहते रीजन क्या है जीएसटी नहीं लेते, मैंने कहा देख भाई इससे तुम्हारा फायदा है, बिकॉज जीएसटी इज अप्लाइड ऑन दी एंड यूजर। भाई जो सामान ले रहा है या जो सर्विस ले रहा है उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। मैंने कहा सबसे पहला फायदा तुम्हारा हुआ, 18% जीएसटी तुम्हें देना पड़ेगा, मेरे को नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड रीजन, बिकॉज इसकी एक लिमिट है, कम से कम आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए तब जाके आप जीएसटी पे बन पाते हो, और अभी मेरा टर्नओवर उतना नहीं है, इसलिए मैंने जीएसटी का अप्लाई नहीं कर रखा। तो करूंगा तो भाई मेरा लॉस नहीं होगा, लॉस आपका होगा, क्योंकि पे तो कंज्यूमर को करना है ना, मेरे को उठाना करना है, और वो जितना पैसा आता है वो सीधा सरकार के पास जाना है, मेरे पास भी कुछ नहीं आएगा। तो ये कारण है इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू के अंदर बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन मंथली बेसिस के ऊपर, और डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर कम है रेवेन्यू के अंदर, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो, और पर्सनल इनकम टैक्स का तो वैसे ही बहुत कम है। कॉर्पोरेट टैक्स तो फिर भी है बट पर्सनल इनकम टैक्स फिर भी बहुत कम। और दूसरी बात, पुअर पर्सन के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है इन सब चीजों का, क्योंकि जीएसटी तो भाई सबको देना है, आपको भी देना है, मेरे को भी देना है, अंबानी जी को भी देना है, गौतम अडानी को भी देना है, विराट कोहली को भी देना है। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। और उसके बाद डीटीसी का और क्या कारण बन सकता है, और क्या बोला जाए, वी कैन से एक फोन में ये फीचर होता है सिंक्रोनाइजेशन, SYNC, तो यही इसका काम था, SYNC विद ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ सिंक्रोनाइजेशन, एंड अकेला पॉइंट है तो इसके साथ कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, एंड देयर इज अ नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन, टेक्नोलॉजिकल infusion, and there is a need for technological infusion। ये एक और पॉइंट बन गया। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ाना टैक्स कलेक्शन के साथ साथ, एज वेल एज
certain relaxations to the taxpayer also. हर बार एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा क्यों देखे, थोड़ा बहुत फायदा टैक्स पेयर का भी तो होना चाहिए. तो लास्ट पॉइंट वही बनेगा, to improve the efficiency of tax collection as well as to provide certain aids to the respective taxpayers. So ये आपका पॉइंट हो गया with respect to the need for DTC. Shall I move further? हटा दूं जी इसे? Yes, sir. ओके. अब इसके बाद क्या आता है, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं. इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो है विवाद से विश्वास. एक इनकम टैक्स ने स्कीम चलाई. अब आई डोंट थिंक उसका फॉलो अप कितना हुआ या कितना इम्प्लीमेंट हुआ. उनका प्लानर में था कि हम एक काम करते हैं, इनकम टैक्स का शेयर बढ़ाने के लिए लेट अस इंट्रोड्यूस सर्टेन प्रोग्राम. जैसे एक प्रोग्राम उनके माइंड में था लॉन्च करने का, भाई अगर जो जो टैक्स पेयर ईमानदारी से पैसा देता है तो द पर्सन विल गेट द इंसेंटिव टू हैव अ टी विद द प्राइम मिनिस्टर. आपको चाय पे बुलाया जाएगा विद द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके उनके था. ऐसे नहीं कि हर एक टैक्स पेयर को उठा के भेज दे. मतलब जो लमसम अमाउंट या हैवी अमाउंट जिनका ब्लॉक होता है या जिनका नहीं आ पाता, तो ऐसी वो स्कीम चला रहे थे, कुछ ना कुछ हम करें इस पे, या कुछ ना कुछ हम उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, कोई एक गिफ्ट प्रोवाइड करा जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें लाई जाए जिससे बंदों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि वो अपनी इनकम को शो करे. तो ऐसी सेम एक मेजर लिया गया जिसका नाम है विवाद से विश्वास. तो व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहला क्या, ऑर्डर में चलेंगे, विवाद से विश्वास वाले को लास्ट में लिखेंगे. सबसे पहला, टू इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस. टू इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस. अब सीबीटी, सीबीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो सारा डायरेक्ट टैक्सेस का देखते हैं. जो एसएससी का एग्जाम देते हैं वहां पे एक पोस्ट होती है इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर की, तो वो सीबीटी के अंदर आप जाते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ऑल्दो ये सारा काम किसके अंदर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. और आईएएस वाला कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में. तो एक तरीके से सीबीटी वाले लोग आपके अंडर काम कर रहे होते हैं. जो एसएससी निकालता है वो ऑटोमेटिकली आपके अंडर काम कर रहा होगा. तो जितना भी असिस्टेंट इंस्पेक्टर हो या कमिश्नर पे हो, जब तक वो आईआरएस ऑफिसर कैडर में नहीं आ जाता तब तक वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही काम करते हैं. और इनफैक्ट जो थोड़ा और हायर रैंक पे होता है वो भी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को. ग्रेड ए है ना, और आईआरएस वाला भी ग्रेड ए है, तो दोनों का पोस्ट सेम है. तो सीबीटी ने क्या किया, सीबीटी ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था ई सहयोग. ई सहयोग, अब नाम से ही पता चल रहा है सहयोग, जिसका एम क्या था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन रिटर्न्स को फिल करने में ईज ऑफ कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस, ताकि रिटर्न्स आसानी से हर बंदा कर पाए. तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, CBT, Central Board of Direct Taxes, launched the scheme named as eSayog, and this aims to provide या facilitate ease of convenience in filing online returns and to develop a user-friendly interference. Second point क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं, efforts made to curb tax evasion. टैक्स इविएशन का मतलब टैक्स की चोरी, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, या आप इसको एक और नाम से कह सकते हो ब्लैक मनी. नाम सुना होगा आपने स्विस बैंक. बहुत सारे लोग या भारत के अंदर जिनका अकाउंट स्विस बैंक के अंदर है, ये गांधी परिवार जितना भी है शायद इनका भी अकाउंट स्विस बैंक में है ही है. तो एलिगेशन की बात हो जाती है सब कि भाई आपका काला धन है वहां पे, मीन्स आपने पैसा फंड ट्रांसफर करा दिया. ये नीरव मोदी था, एक और था वो विजय माल्या, ये सारे बैंक से लोन लेके भाग गए बाहर, क्योंकि इंडिया की जुरिस्डिक्शन तो इंडिया में ही है ना, इंडिया के कानून तो यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं. आप अगर बाहर चले गए तो पहले आपको बाहर से यहाँ लाना पड़ेगा, तब सजा दे पाएंगे.
तो अब ऐसी इंडियन गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि भाई जो जो हमारे लोग आपके वहां पे खाते खोल के बैठे हुए हैं उनकी सारी लिस्ट दो हमें, एंड एट द सेम टाइम विद द स्विट्जरलैंड आल्सो, विद ईयू एंड स्विट्जरलैंड, ताकि जो जो लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं जरा उनकी इंफॉर्मेशन तो आए, कौन लोग है, कितना पैसा आपके वहां पे है, पता चले। तो शेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय साइनिंग द मल्टीलैटरल एग्रीमेंट या बाय साइनिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, दिस इज अ बेटर वर्ड। मल्टीलैटरल तो ऐसा लगता है कि भाई कोई ट्रेड डील हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, तो इट इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया with European Union as well as with the Switzerland. Furthermore, it was also signed with the USA. यहाँ तो किया था इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और यूएसए के साथ भी किया था विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस। तो इंडिया यूएस का एग्रीमेंट साइन हुआ विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो एफर्ट मेड किया, जैसे मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा जीएसटी वगैरह की या पेट्रोल की, हम यहाँ पे बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स। तो कट इन कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स की बात है इसलिए अपने आंसर को भी हम उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कट इन कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब कट कितना कर दिया था, 30% से कम कर दिया 22% पे, ताकि टू बूस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का बूस्ट हो सके और टैक्स इविएशन कम हो सके, अकाउंटेड इनकम बढ़ सके। टैक्स इविएशन का कम होना, अकाउंटेड इनकम का बढ़ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को एक पेस अप मिल सके। ऑल तो ठीक है भाई, रेवेन्यू कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट सरकार ने अपना काम कर दिया, कट कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स, 30% से ले आए 22% पे। क्लियर जी? आगे चले, नाउ द लास्ट पॉइंट इसी के अंदर, वो कौन सा जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, विवाद से विश्वास स्कीम। ये लेटेस्ट स्कीम है, 2020 में लॉन्च हुई। तो फोर्थ सब पार्ट इसका क्या बन जाएगा, विवाद से विश्वास। देखो जी, हुआ क्या, विवाद से विश्वास स्कीम, सरकार कहती है कि हमारा पैसा ब्लॉक हो रखा है। कितना पैसा ब्लॉक हो रखा है, एग्जैक्ट फिगर है 9.32 लाख सीआर, रेवेन्यू इज ब्लॉक। डायरेक्ट टैक्सेस का सिर्फ, इसके अंदर इनकम टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स का शेयर ज्यादा है, 9.32 लाख करोड़ इज ब्लॉक। और कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है, भाई कोर्ट केस चल रहा है किसी के, तो कोर्ट केसेस इतने ज्यादा हो रखे हैं, सरकार कहती है ऐसे तो भाई हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, इसकी पता नहीं कब हियरिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब कुछ होगा, कब पैसा रिकवर होगा। एक काम करते हैं, कोर्ट से बाहर आते हैं और हम अपने एंड पे ही केस सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे, हमने ऑप्शंस देना शुरू कर दिया लोगों को कि भाई आप आइए, आपका जो भी पेमेंट बनती है टैक्स की आप पे करो, आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दिया ताकि देखो भाई, कोर्ट के बार बार हमारा केस सॉल्व हो गया, हमें अल्टीमेटली अपना रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू निकालने का हमने ये ऑप्शन देना शुरू कर दिया। और ये कब लॉन्च हुआ था, 17 मार्च ऑफ 2020 ये डेट है इसकी लॉन्च होने की, तो रिसेंट ही है ये, 17 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था। और काम क्या था, टाइमली रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, एक स्विफ्ट प्रोसेस में सारा का सारा काम हो सके, और उसके साथ साथ कोर्ट का भी टाइम बचा सके। सरकार कहती है अगर हम एक ऑप्शन देने से जो लोग मांग रहे, अच्छी बात है, कुछ तो पैसा आएगा रिकवर,
और बाकी लोग नहीं माने वो कोर्ट में जाए। हम ये चाहते थे कोर्ट का भी टाइम बचे, प्लस एट द सेम टाइम हमारा रेवेन्यू जो ब्लॉक हो रखा है वो भी हमें मिल जाए। सो इसकी इंग्लिश बना लो बस एक छोटी सी। वो क्या, पहले तो डेट आएगी, ये ब्लॉकेज का अमाउंट आएगा, और एम क्या था ऐसी स्कीम लाने का। तो लिखेंगे कैसे, द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम enacted on 17th March 2020 with objective to reduce pending income tax litigation, comma, collecting timely revenue, collecting revenue on time, and last में वही वाली लाइन, solving the dispute cases which were registered with honorable courts, so that valuable time of honorable courts can be saved, and at the same time to provide benefit to the taxpayers. Furthermore, ये वाली figure, this much amount of revenue was block. Clear जी? Done? Yes, sir. ओके जी, सो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्सेस का पूरा कंटेंट। तो अब जहां भी डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड कुछ आए, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। हाँ, अब जब बजट आएगा, अगर उसमें कुछ और मेजर स्कीम्स आती है या कुछ मेजर और रिलीफ मिलता है, क्या ये इलेक्शन ईयर है? नहीं, इलेक्शन ईयर नहीं है, तो आई कांट एक्सपेक्ट कि कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस हो विद रिस्पेक्ट टू द स्लैब रेट। अगर होता है कुछ तो वो हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। तो डायरेक्ट टैक्सेस का हमारा पूरा काम हो गया समाप्त। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात आती है, वन अगेन सेम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि भाई सर्विस टैक्स कब आया था। सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1994। लिख लो जी, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1994। एंड वैट कब आया था? 2005 में। वैट वाज इंट्रोड्यूस इन 2005-6। और किसको रिप्लेस किया था इसने? सेल्स टैक्स के सिस्टम को। वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, रिप्लेसेस द सेल्स टैक्सेस। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं क्या? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वैट, इट इज नोन एज फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड टैक्स रिफॉर्म सिस्टम। फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड टैक्स रिफॉर्म सिस्टम। ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेशन।
या इनिशिएटिव भी बोल सकते हो, सिस्टम बोलो, इनिशिएटिव बोलो, या सिर्फ रिफॉर्म बोलो, फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड टैक्स रिफॉर्म। चलो जी आगे। Now let's move on to the GST, that is indirect taxes. ये सर्विस टैक्स का ईयर है 94। अब जीएसटी की अगर बात की जाए, इस साल जीएसटी को 5 साल पूरे हो गए, तो इसलिए एक तरीके से श्योरिटी है कि यस इट कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट ईयर, चाहे जीएसटी इको में आए या नॉर्मल इंडियन इको में आए, बट आएगा जरूर। तो सबसे पहले एक इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जीएसटी कब आया, और पॉलिटिकल कंटेंट भी अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐड करें, दिस इज 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 आया कब? 2016 में, मगर इंप्लीमेंट कब हुआ? मिडनाइट पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया और तब लॉन्च हुआ था 1 जुलाई ऑफ 2017, 1 जुलाई ऑफ 2017। इसलिए मैंने कहा कि 5 साल इस साल के जुलाई में पूरे हुए। तो पहला तो हो गया थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल एंगल, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी। कौन सा अमेंडमेंट है? वी नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, तो ये 101 अमेंडमेंट था। और कब लॉन्च हुआ या इंप्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई ऑफ 2017। और आप इसको एक साथ और भी लिख सकते हो, टैगलाइन क्या थी इसकी? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। एक देश एक टैक्स एक मार्केट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रिफॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन। सबसे बड़ा रिफॉर्म था ये जीएसटी का आना, क्योंकि जितने भी टैक्सेस थे उस सबको मर्ज कर दिया, या आई कैन राइट सबस्यूम कर दिया। और ये कब लेवी होता है? इट इज लेवीड ऑन द फाइनल कंजम्पशन टैक्स, लेवीड ऑन फाइनल कंजम्पशन टैक्स। ऑल्दो अभी मैं पॉइंट लिखवा दूंगा इसके सारे, फाइनल कंजम्पशन टैक्स। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक इसका बैकग्राउंड के बाद जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी के अंदर, वो होता है जीएसटी काउंसिल। कौन सी आइटम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल बताएगी। एंड इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, विच इज आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, एंड स्टेट्स आल्सो हैव देयर पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स नहीं होगी, क्योंकि एम क्या है? वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। तो इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों का इक्वल रोल है, सेंटर का भी स्टेट का भी। बहुत सिंपल सी भाषा में आपको पूरा जीएसटी का चिट्ठा समझ आया रहेगा। रिटर्न तो नहीं समझा सकता, वो तो सीए वालों का काम होता है रिटर्न समझने का, बट ये जरूर हम समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। जीएसटी 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 जो चलता रहता है। देखो जी, मेन बात क्या आती है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को इसके ऊपर जीएसटी डिसाइड करना है कितना लगना चाहिए। कैसे डिसाइड होगा? मैंने कहा इसको रखो 0% टैक्स में। ये बात आप भी जानते हो क्या? स्लैब्स कौन से हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 28% is the maximum slab in our country with respect to the goods and service based। 28% मैक्सिमम है। पहले अलग अलग था, पहले अगर मान लो कोई चीज 10 रुपए की है, उसके ऊपर वैट लगेगा, 1 रुपए का वैट, फिर सेल्स टैक्स लगेगा, फिर सर्विस टैक्स लगेगा, फिर अलग ड्यूटी लगेगी, वो ड्यूटी लगेगी। 10 रुपए की चीज में पता नहीं कितना कुछ लग के वो मेरे को 20 की मिल रही है। आज की डेट में अगर मैं उसको 0% में रख रहा हूँ तो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी, कि इतने ज्यादा जो फॉर्म फिलिंग है, इतना ज्यादा जो अलग अलग चीज है, सबको मर्ज करके एक सिंगल फाइल बना दी। सिंगल फाइल मीन्स
एक सिंगल रेट बना दिया, भाई इतने का रेट है, बात खत्म, सब है इसके अंदर। ये काम था। और जीएसटी काउंसिल में दोनों का रोल है, चेयरपर्सन इज द फाइनेंस मिनिस्टर, बट यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो कौन है? हर स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है मेंबर, ज्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट कुछ और मिनिस्टर्स को भी नॉमिनेट कर सकती है इन द जीएसटी काउंसिल। जैसे रिसेंटली जो अभी चंडीगढ़ में मीट हुआ था, दैट वाज 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ये जस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए, इसका एग्जाम रिलेटेड कुछ लेना देना नहीं है। तो मतलब 47 मीटिंग्स जीएसटी की हो चुकी है, जिसमें सेंटर एंड स्टेट का दोनों का पार्टिसिपेशन होता है और वोटिंग चलती है। अगर मैं कहता हूं, मेरा ओपिनियन है क्या भाई, आप मोबाइल फोन को 28% जीएसटी से हटा के 0% जीएसटी में डाल दो, ऐसा मेरा कहना है। मान लो मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, गलती से बन गया, मैं वहां का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, या स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को नॉमिनेट करके भेज दिया, हाँ भाई तुम चले जाना जीएसटी की मीटिंग में, तो मैंने वहां पे ये आवाज उठा दी, भाई देखो यार मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है, तो आप इसको 18% या 28% की मान लो स्लैब में बैठा है, इसको 0% कर दो ना, क्या जाता है आपका, कर दो भाई। तो मेरे अकेले कहने पे नहीं होगा, मेजॉरिटी के लिए कम से कम सेंटर भी एग्री होना चाहिए, प्लस मेरे को कम से कम 20 स्टेट्स का सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके वो डिसीजन पास आउट होता है। अगर सेंटर और 20 स्टेट्स का सपोर्ट हो तो, अदरवाइज नहीं होता। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को नहीं पता होती। जैसे होता क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल दूं तो, जहां पे नॉन बीजेपी स्टेट्स है, बिहार, पंजाब और आपका, और कौन है जहाँ पे नॉन बीजेपी है, मेजरली ये दो है, बिहार है, पंजाब है। तो अब हुआ क्या था, पंजाब रिलेटेड की बात थी, बहुत पढ़ा लिखा एक बंदा है राघव चड्ढा, सीए भी है, एमपी भी है राज्यसभा से, पंजाब के आरएस राज्यसभा में आते ये। तो इन्होंने बोला कि भाई आप इस चीज को उठा के यहाँ डाल दो, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बोला, इसको एक आइटम बोली थी कुछ, कहते इसको उठा के इस परसेंट स्लैब में डाल दो, 5% या 0%। तो सामने निर्मला मैम भी बैठी हुई थी, तो वो बोलती, राघव बेटा आप जब मीटिंग में थे तब तो आपने कुछ बोला नहीं, वहां तो आपने कुछ बोला नहीं, वहां तो आप सारे एग्री कर रहे थे मेरे साथ, और जब बात आती है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की तो आप सारे डिसएग्री हो जाते हो। भाई सेंटर अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता जब तक 20 स्टेट का सपोर्ट ना हो। 2 स्टेट तो मैंने आपको गिना दी जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, एक आधी और होगी कोई जहाँ पे हो, तो कम से कम 20 स्टेट का अगर सपोर्ट मिलता है, देन ओनली दैट डिसीजन कैन बी पास। तो ये मेजॉरिटी का रूल है, बिकॉज इसमें वोट्स जो है वो बटे हुए हैं। कोई भी डिसीजन को अगर पास होना है, दैट मस्ट बी ऑफ द 3-4 वोट, दैट मस्ट बी ऑफ 3-4 वोट्स। तो वेटेड वोट्स की बात चलती है, फॉर द मेजॉरिटी इट मस्ट बी 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स, जिसमें सेंटर का शेयर कितना है, इट इज 1/3, 1/3 वेटेज है किसकी, वोट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और 2/3 वेटेज किसकी होगी फिर, ऑफ द स्टेट। तो डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होता है, वेटेड वोट्स के ऊपर। तो मेजॉरिटी कब मिलेगी, जब 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स उसमें एग्री करते हैं इन वन वॉइस। देसी भाषा में मतलब सेंटर और 20 स्टेट का सपोर्ट होना चाहिए। ये है पॉलिटिकल एंगल। भाई मीटिंग के अंदर तो सारे बोलते हैं हाँ भाई सेंटर ने एक प्रपोजल रखा, हमेशा जब भी आता है तो बजट की स्पीच भी जब भी करी होगी तो फाइनेंस मिनिस्टर हर बार यही बोलते हैं कि आई प्रपोज, मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ, या गवर्नमेंट वांट्स, प्रपोज वर्ड यूज होता है। प्रपोज मतलब भाई किसी का प्यार का इजहार करने वाला प्रपोज नहीं है ये, प्रपोज का मतलब है हम चाहते हैं इसको उठा के यहाँ डाल दो अब। तो ऐसी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में चंडीगढ़ में बोला गया, भाई इस रेंट को उठा के जो पहले नहीं था 0% में, उसको आप 18% पे डाल दो। तो सारे स्टेट एग्री करते हैं, हाँ भाई कर दो क्योंकि जीएसटी में हमारा भी तो शेयर है, हमें भी तो शेयर मिलता है जीएसटी में, तो हम अपना रेवेन्यू क्यों कम करें। जब सामने से आवाज आ रही है हम टैक्स रेट बढ़ाना चाहते हैं 12 से 18 में, तो हम भी एग्री कर गए। तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि सेंटर में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जहां पे स्टेट में भी बीजेपी की होगी, जैसे यूपी और आपका महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
तो वो भी एग्री करेंगे, वन वॉइस में सिनोनिम है। बट गेम कब फंसती है? गेम फंसती है जहां पे नॉन बीजेपी हो, जैसे उड़ीसा, हाँ उड़ीसा भी है, नवीन पटनायक जी वहां के सीएम, तो वहां जाके गेम फंसती है कि जो नॉन बीजेपी वाले हैं वो भी एग्री करते थे मीटिंग में, हाँ भाई अच्छी बात है, बाद में हम संभाल लेंगे। यही सेम अभी हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया ना 3-2 की मेजोरिटी से, ईडब्ल्यूएस को अपहोल्ड कर दिया। आई गेस ये 101 था, ईडब्ल्यूएस वाज 103 अमेंडमेंट। एक बार मैं फिर भी ईडब्ल्यूएस को चेक कर लूंगा कौन सा अमेंडमेंट था उसका टॉपिक के टाइम, 103 था जहां तक मेरी नॉलेज है। तो अब उसमें भी यही सेम था, आरजेडी बिहार की पार्टी, तेजस्वी यादव कहता है भाई ये तो गलत है, जनरल कैटेगरी वालों को आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, वो भी 8 लाख से कम वगैरह की। तब वो ये बोल रहे थे हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ले बेटा हटा दिया, वैलिड कर दिया, किससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए दिस इज वैलिड। अब वो परेशान हो गए, क्यों परेशान हो गए? क्योंकि वो इस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट गए थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको नलीफाई कर देगा और सरकार को ये एक्ट रिपेल करके खत्म कर देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यही काम होता है, मीटिंग में वो कुछ और बोलते हैं और बाहर मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं। इतने दोगले लोग हैं, अंदर कुछ और बोलेंगे बाहर कुछ और बोलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वोट बैंक। तो ये जीएसटी काउंसिल का रोल है जी। तो कथा समझ आ गई जीएसटी की कि कौन सी चीज किस रेट में डिसाइड होती है, कम से कम आसान भाषा में सेंटर और 20 स्टेट्स का हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, तो फिर जो सेंटर प्रपोजल रखता है वो अपने आप पास हो जाएगा एनोनिमसली। और वोट्स की अगर बात करें तो वोटिंग जैसे है, वेटेड वोट्स के ऊपर कथा चलती है, 3/4 ऑफ मेजोरिटी के लिए वेटेड वोट्स का पास होना इज मैंडेटरी, जिसमें सेंटर का शेयर है 1/3 ऑफ वेटेड वोट्स एंड 2/3 की वेटेज कितनी, अपना स्टेट की वेटेज कितनी है, 2/3। ये हो गया आपका इसका बी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी काउंसिल। क्लियर जी? आगे चले। Yes, sir. इसकी इंग्लिश अभी हम लिख लेंगे, पहले एक बार सारा समझ लेते हैं जीएसटी का कंसेप्ट। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो ऑब्जेक्टिव की बातें तो आप सारी कॉमन है, चेप सकते हो क्या क्या, टैक्स बेस को वाइडन करना, देन उसके बाद जो नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया, यूनिकॉर्न्स बनना शुरू हो गए 2014 में, बिफोर द एरा ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट और द नरेंद्र मोदी जी लीडरशिप, तब सिर्फ एक ही यूनिकॉर्न था। आज की डेट में कम से कम 700-800 यूनिकॉर्न्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं थ्रू आउट द इंडिया। दिस शोज कि इन सब चीजों का कितना ज्यादा रियल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है। स्मॉल बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बढ़ रही है। ये जब से ये आया है अभी पिछले, कौन था ये, शार्क टैंक, इसके आने से और ज्यादा स्केलेबिलिटी बढ़ी है। अब इसका दूसरा सीजन आ रहा है, और ज्यादा चीजें बढ़ रही है, नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। श्रीराम कॉलेज एक प्रोग्राम कराता है जिसका नाम है पीजीडीएमए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसे करके उसका नाम है। तो वो भी काफी अच्छा कोर्स है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स बेस्ड, जिसके कारण नई नई चीजें आने लग गई। और ये सब चीजें पुराने टैक्सेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं थे, तो इन सब चीजों का भी इनकॉर्पोरेशन करना, ताकि वाइड कवरेज हो सके सारी की सारी आइटम्स की। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप खुद देखो यार, कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज है, हमें एक एक का क्लासिफिकेशन करना है। वो किस स्लैब में जाएगा, वो 0% स्लैब में जाएगा, 5% स्लैब में जाएगा, 12 में जाएगा, 18 में जाएगा, 28 में जाएगा। ये अभी जब मैं लास्ट में बात करूंगा चैलेंजेस इन द जीएसटी, उसमें ये पॉइंट जरूर आएगा। मेन टास्क काउंसिल के सामने क्या है, काउंसिल के सामने मेन टास्क है ये बताना इस आइटम को हम किस में डालें। कौन बताएगा क्या पैरामीटर्स है, क्या फैक्टर्स है जिसके कारण आप कह रहे हो उसको उठा के 18 में डाल दो। भाई मेरे को सपना आ रहा है 18 में डाल दो, आपको सपना आ रहा है 28 में डालो, आपको सपना आ रहा है भाई 40% का स्लैब बना, नो 40 इज नॉट माई लकी नंबर, 30% का भी स्लैब बना दो, 50% का स्लैब बना दो। तो ऐसे होना होता है भाई, घर नहीं चलाना या दिल नहीं लगाना यहाँ पे, चल भाई ये अच्छा नहीं लगा इसको हटा दो, किसी और के पास चल लेते हैं। तो दिल नहीं लगाना, इकोनॉमी चलानी है, देश चलाना है। तो कैसे डिसाइड होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जीएसटी काउंसिल के सामने। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, 0% में जो मेजर एग्जाम्पल्स है आपके, वो कौन कौन आता है जीएसटी
एग्जाम्प्ट जो है दैट इज सॉल्ट, लस्सी, मिल्क एंड थोड़ी बहुत इसमें अपना नॉन वेज आइटम्स भी आती है, आई गेस फिश भी है इसमें। ये पेपर में मत लिखना, वैसे नॉलेज पर्पस के लिए है। और 5% में स्पेक्टेकल्स और आपका कोयला, देन कैश्यू नट्स। मैं जस्ट एक आपको माइंड ओपनिंग के लिए बता रहा हूँ ये सब चीजें। भाई देखो कितना मुश्किल टास्क है हर एक आइटम को लिस्ट करना कि वो किस में जाएगा। एलमेंट्स 12% में आते हैं, एलमेंट घी के ऊपर 12% है, मोबाइल फोन्स के ऊपर 12% टैक्स है। ये रियल लाइफ वाले हैं, वो तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा था उस टाइम। 12% इस पे है। प्रिंटर 18% में आ चुका, प्रिंटर, कंप्यूटर अप्लायंसेस ये आपके 18% में है। हेयर ऑयल, बालों का तेल, ये भी 18% में आता है। 28% में आपकी आती है अपना जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, मेकअप किट्स इसके ऊपर 28% है, सीमेंट इसके ऊपर 28% है, कार्स, ऑटोमोबाइल्स इसके ऊपर 28% है। तो मैक्सिमम स्लैब तो 28% है ना। अभी पेट्रोल जीएसटी भी लेके आऊंगा कि वाई पेट्रोल जीएसटी आर एक्सक्लूडेड। बहुत सरल भाषा में आपको पेट्रोल जीएसटी की कथा समझा देगी। मैं थोड़ा सा प्रो व्यू दूंगा, एंटी से हटके थोड़ा प्रो दूंगा विद रिस्पेक्ट टू द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, उसका कारण है। स्टेट्स भी एक उसका रीजन है। तो ये है रियल लाइफ। अब खुद देखो भाई, मेरे अकॉर्डिंग स्पेक्टेकल्स को 0% में डाल दो। और ऐसी कितनी आइटम्स है, कितना टाइम लगा होगा रिगरस प्रिपरेशन ये आइडेंटिफाई करने में, यार इसको 5 में डाले, 12 में डाले। फिर जैसे फूलिंग मॉडल, तो फूलिंग मॉडल अप्लाई होता है यहाँ भी। धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करती है, चेंजेस करती रहती है टाइम टू टाइम। पहले 12% में था, नहीं यार अब हमें रियलाइज हो रहा है क्या इसकी सही जगह 12% वाले ब्रैकेट में नहीं है, इसकी सही जगह 5% में, तो सरकार कम कर देती है, इसको उठा के 5 में डाल दो। नहीं यार इसकी सही जगह 18 वाले में, इसको उठा के 18 में स्विच आउट करो। जैसे एजुकेशनल सर्विसेज अभी मैं बात कर रहा था, तो ये भी 18% में आती है। फूड ईटेबल आइटम्स वो भी 5% में आते हैं। उस दिन स्विगी से मंगवाया था, उसके ऊपर लगा हुआ था 5% जीएसटी। आधा आधा बढ़ता है, स्टेट के पास आधा जाते हैं और सेंट्रल के पास आधा आता है। आपके माइंड में आ रहा होगा एक आईजीएसटी भी कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है उसकी भी बात करेंगे अब। ये हो गई आइटम्स की बात। और दिस इज रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। पहला, टैक्स बेस को वाइडन करना। बिकॉज ऑफ द सर्टेन स्कीम्स देयर वर न्यू, yeah, we can say there are emergence of new economic sectors. So the aim is to incorporate wider area of all the economic activities that were going on in our nation. Second, domestic industry की competitiveness बनाना, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका अपहोल्डिंग हो सके या उसका स्केलेबिलिटी बढ़ सके। एंड जो इसकी टैगलाइन है, टू अचीव अ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूनिफाइंग द टैक्स रेट अक्रॉस द स्टेट्स। भाई बिहार में है तो 10% लगेगा, दिल्ली में है तो 20% लगेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म कर दिया, जहां मर्जी हो सेम रहेगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात, जहां मर्जी आप घूमो सेम टैक्स स्लैब रहेगी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जीएसटी। करेक्ट। आगे देखिए, अब जीएसटी के बाद हो जाए तो टॉपिक जीएसटी मतलब ऑब्जेक्टिव के बाद next is the features. Shall I move further? दादू जी से। Yes, sir. ओके जी। अब फीचर्स की अगर बात की जाए तो जीएसटी के 3 कंपोनेंट है। एक तो होता है सेंट्रल के पास शेयर जाएगा, एक होता है स्टेट के पास शेयर जाता है। तो पहली बात अगर फीचर्स में हम बोले तो पहली थिंग क्या आती है यहाँ पे कि ये बेस किसके ऊपर है। इट इज एप्लीकेबल ऑन, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ जीएनएस, supply of goods and services against the
अगेंस्ट द टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं है, सप्लाई के ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और यू कैन से और सेल ऑफ सर्विसेज, और सेल ऑफ सर्विसेज, ना सर्विसेज की सेल के ऊपर, गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज पूरा कंबाइन देखते हो जी। ये तो हो गया इसका पहला फीचर। सेकंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। सर ये फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया कि सप्लाई पे तो है ना, तो फिर हम बोले सेल ऑफ गुड्स पे नहीं है, मतलब ये। सेकंड पॉइंट विल हेल्प, एक सेकंड लाइन लिखने दो। प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन एज अगेंस्ट, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ओरिजिन करके, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। जैसे होता क्या था बिफोर दिस वैट, एक फर्म है, उसने सामान बनाया 10 रुपए का, तो उसके ऊपर लगेगा 1 रुपए का। वो आगे गया, स्टेट के पास आया, जहां मर्जी XYZ, उसके ऊपर लगेगा। फिर इंटर स्टेट जा रहा है, वहां लगेगा। फिर आगे दुकान के पास जा रहा है, वहां लगेगा। फिर आगे कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो ये सारी चीजें ऐड ऑन होके लास्ट में कंज्यूमर को पे करनी पड़ रही है। ऐसा सिस्टम था। अब क्या है, बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, 10 रुपए की चीज है, यहां से उठ के यहाँ पे 10 रुपए रहेगी वैल्यू, जो बंदा लेगा वो पे करेगा। ये सारी चेन हो गई खत्म। मैन्युफैक्चरिंग से कथा शुरू होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है, एंड यूजर पे है। पहले क्या हो रहा था, इसका शेयर ऐड, फिर इसका शेयर ऐड, ट्रांसपोर्टेशन का ऐड, ये ड्यूटी ऐड, ऑक्ट्राई ड्यूटी लगती है वो ऐड, उन सबका एडिशन होने के बाद फिर फाइनल प्राइस पहुंचता था कंज्यूमर के पास। अब 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए रेट रहेगा भाई, 5% GST बनता है, तो आधा सेंटर का आधा स्टेट का, बात खत्म। क्लियर जी? ओके सर। और इसी से हम क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी तो ड्यूअल टैक्सेशन है, कहते हैं बाहर के देश में ड्यूअल टैक्सेशन नहीं चलता, सिंगल टैक्सेशन चलता है तो ये सिंगल टैक्सेशन, मगर एक तरीके से दिस इज ड्यूअल GST। ड्यूअल GST किस कारण, क्योंकि आधा शेयर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा शेयर जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे 5% GST लगा, कभी भी कोई भी बिल उठा के देखना, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर चले जाओ जहां पे बिल चलता हो, ये नहीं कि भाई मैं सामने दुकानदार वाले के पास, या भाई यार एक वो जियो अपना अमूल की डेयरी मिल्क उठा के ले आया, तो 25 रुपए की वो डेयरी मिल गया, मैं उठा के लेके आया कि मैंने 25 रुपए उसे पकड़ाए, गेम हो गई समाप्त, बिल तो दिया नहीं। यही सेम अगर मैं किसी XYZ अच्छे से ग्रोसरी स्टोर से ले रहा हूँ, वो बिल काट के देगा, कहेगा ले भाई बिल। तो डुअल GST सिस्टम है, मगर बेस कॉमन है, बिकॉज एंड इट इज इम्पोज ऑन कॉमन बेस। ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं है कि भाई सेंटर का शेयर ज्यादा है स्टेट का कम है, या वाइस वर्सा। 5% है तो दोनों आधा आधा बांटेंगे। बस इसका काम क्या था, एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मीन, जो भी मैं यहाँ पे चित्र बना रहा था बड़ा बेकार सी ड्राइंग में, कि पहले वैट, फिर सर्विस टैक्स, फिर सेल्स टैक्स, उसके बाद आगे और कोई ड्यूटी श्यूटी है, वो सब एड ऑन होने का, तो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया, मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया। हाँ जी, आगे चले। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन, देखो एक हो गया सेंटर का, एक हो गया स्टेट का। GST में एक टर्म और होती है जिसे बोलते हैं IGST। IGST का मतलब क्या है,
भाई तेरे को क्या हो गया? अब आईजीएसटी का मतलब क्या है? आईजीएसटी कब लगता है ये? दैट इज इम्पोज ऑन इंटर स्टेट गुड्स, इम्पोज ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट। और इसका जो कलेक्शन है रेवेन्यू का, वो किसके पास जाएगा? कलेक्शन या रेवेन्यू विल बी गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्लैरिटी कर दी भाई, इंटर स्टेट कुछ भी सामान की मूवमेंट हो रही है, वो पैसा किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट बन गया। इसके बाद अगर बात करें इंपोर्ट के ऊपर, तो ऑन इंपोर्ट उसके ऊपर क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगी, मगर साथ में आईजीएसटी भी लगेगा। तो इंपोर्ट के ऊपर क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी जितने की बनती है, प्लस आईजीएसटी का जो सरकार ने रेट तय कर रखा है। And at the same time, I can also say with respect to import one thing, they are treated as interstate supply. Imports are treated as interstate supply. और अगर कहीं पे इंपोर्ट्स के ऊपर ही कहीं पे अगर कस्टम ड्यूटी है तो वो भी आएगी, या तो इंपोर्ट ड्यूटी होगी या तो कस्टम ड्यूटी होगी, प्लस आईजीएसटी साथ में। तो इंपोर्ट की क्लैरिटी कर दी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट आर जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट आर जीरो रेटेड। वाई एक्सपोर्ट आर जीरो रेटेड? क्योंकि जीएसटी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की क्लैरिटी कर दी। आईजीएसटी का पैसा किसके पास जाएगा वो बता दिया। इंपोर्ट का कैसे डिसाइड होगा? जितने की इंपोर्ट ड्यूटी बनती है वो, और आईजीएसटी ऐसी सेम एक सेंटर ने लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है कौन सी आइटम कहाँ जाती है। बड़ा टीडियस काम है भाई ये, जिसने भी किया है। करते कौन है? आप लोग ही तो करते हो। आप लोग मतलब जो आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वही सब करते हैं। कोई मिनिस्टर होना करता है ये सब काम? मिनिस्टर तो बस वो रिपोर्ट बना के जो उसके पास आती है वो आगे बोलता है। काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। और केजरीवाल जी बोलते हैं ये देश ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता। अबे चमन वाले, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाएगी, देश कैसे चलेगा? वो खुद आईआरएस ऑफिसर हो गए, इनकम टैक्स कमिश्नर हो गए, ऐसी बातें बोलते हैं। भांग भी रखी होगी। उसे बोलो चाचा ब्यूरोक्रेसी हट जाए ना, सरकारें नहीं चलेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा सरकारों के पास। ये जो लीकर के ऊपर तुम टैक्स लगाते हो, ये तुम्हें कौन बता रहा है सजेशन? ब्यूरोक्रेटी तो बता रहे हैं, और कौन बता रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी का तो बहुत बड़ा रोल है। ये हो गई जी आपकी मेन बातें। इसके बाद भाई नेक्स्ट इज एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है जीएसटीएन। हर एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म के पास उसका अपना जीएसटी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है जीएसटी नेटवर्क, एक जीएसटी नेटवर्क नंबर होगा। वो नंबर क्या होता है, या ये पोर्टल का काम क्या है? इट इज दी सिंगल विंडो ट्रांजैक्शंस, सिंगल विंडो फॉर ऑल दी ट्रांजैक्शंस। कोई भी आप देख लो, बिल के ऊपर भी आजकल तो लोग बिल के ऊपर, बोर्ड के ऊपर अपना जीएसटीएन नंबर दिखाते हैं कि भाई हमारा ये जीएसटीएन नंबर है, मतलब वी आर रजिस्टर्ड। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने आपको बोला, लेट अस सपोज, मैं ऐसे काम नहीं करता, मान लो जी, फिर भी कर दिए गलती से, भाई इतना ये फीस शेयर है, इसमें 18% जीएसटी लग रहा है। तो आपने बोला अच्छा 18% जीएसटी लग रहा है, भाई लेट अस से 64 है, 64 में 18% और ऐड कर दो, जितना भी बनता है इतना अमाउंट किसी ने मेरे को दे दिया, करेक्ट। अब जब आपने ये 18% का दिया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क फॉर द रिसीट। और रिसीट में ये नहीं कि भाई मेरा वो सेंटर का नाम लिखाओ, ये लिखाओ, साइन वाइन करके दे दिए ना, ये बकवास काम होते हैं, इसको बोलते हैं कच्चा बिल। काम क्या होना चाहिए, आप उसमें चेक करो क्या मैंने वहां पे जीएसटीएन नंबर डाला है या नहीं डाला।
ये आपका काम होना चाहिए। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं हम, तो हमें चेक करना चाहिए क्या उसका जीएसटीएन नंबर लिखा है। नहीं लिखा, यू शुड आस्क दैट पर्सन, भाई आपका जीएसटीएन नंबर कहाँ है, व्हाई इट इज मिसिंग फ्रॉम दिस बिल। ये होती है कंज्यूमर अवेयरनेस। ये नहीं कि भाई यार भाई एक पेप्सी दियो यार 20 रुपए वाली, ले पकड़ 20 रुपए आ गए, काम खत्म, बिल भी नहीं लेना। ये होते हैं मूर्खों वाले काम, और इसी का फायदा उठाते हैं जैसे स्टेशनरी वाले। अभी मैंने ये थोड़े से पोस्टर प्रिंट करवाए, तो मैंने उससे कहा भाई कितना बना, मैं तेरे को पेटीएम कर दूं। कहता भाई पेटीएम मत कर। मैंने कहा यार भाई मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मेरा तो सारे काम ऑनलाइन चलते हैं, मैं तो कैश का काम ही नहीं करता, सारा हमारा पैसा व्हाइट का है, 1 रुपया भी ब्लैक में नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट। कहता भाई कैश दे दे। मैंने कहा भाई कैश तो है नहीं, लेना तो पेटीएम ले ले, जी पे ले ले, फोन पे ले ले, यूपीआई ले ले। कहता नहीं, एक काम करना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पैसों की, 1 हफ्ते बाद दे दियो, मगर कैश में पैसा चाहिए। मैंने कहा अबे साले कैश से इतना क्या प्रेम है तेरे को, कौन है वो कैश, कैश मेरी बात तुम्हें, तो इतना क्या कैश कैश कर रहा है। कह रहा नहीं भाई कैश चाहिए। मैंने कहा वजह तो बता दे। मैं वजह जानता था, मुझे पता था कि वो बंदा क्यों कैश बोल रहा, बट मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था कि आप तो कुछ नई बात बता दे। बट वही उसने पुरानी घिसी पीटी बातें बताई कि यार कैश ढूंढ लूंगा तो बच जाऊंगा, पेटीएम आएगा, एंटरप्राइज के अकाउंट में जाएगा, शो करना पड़ेगा, बिल काटना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा, तो फालतू के काम है, ये पैसा मेरी जेब में सीधा। तो जब भी बिल लो ऑलवेज चेक क्या उस पे जीएसटीएन नंबर लिखा है या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा, आस्क दैट पर्टिकुलर फर्म और द पर्सन जिससे आपने लिया। मैंने भाई रीजन बता दिया कि मैं जीएसटी लेता ही नहीं पहली बार, तो मेरे साथ तो कोई आपका हिसाब किताब है नहीं कि भाई मेरे को बोलो मेरा जीएसटीएन नंबर का है, मैं लेता ही नहीं, क्योंकि उतना टर्नओवर होना चाहिए पहले, तब जाके आप जीएसटीएन के लिए एलिजिबल बनते हो। बट जिससे भी लेते हो यू मस्ट सी इट। इसलिए बोर्ड वाले पूरा का बोर्ड वाले कह रहा हूँ, जो भी दुकान वाले होते हैं वो अपने बोर्ड पे भी अपना जीएसटी नंबर दिखा देते, ले भाई देख ले जीएसटी नंबर लिखा है। कोई ऐसे मेरे जैसा समझदार गलती से चला जाए और बोले कि जीएसटी नंबर नहीं लिखा, बिकॉज कंज्यूमर राइट के अंदर आता है ये। और इसके ऊपर पूरा का पूरा एक फाइन वाइन कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ है कि अगर आपने ऐसा किया तो इलीगल तरीके से आपने पैसा कमाया। तो GSTN stands for GST network and it is a single window for all the transactions। तो आप अपना वहां पे अकाउंट खोलते हो जीएसटी की साइड पे, ये नंबर डालते हो तो आपका पूरा का पूरा चिट्ठा आ जाता है। इसलिए इट इज सिंप्लीफाइड। होता क्या था, पहले वैट वगैरह भरना है, सेल्स टैक्स की रिटर्न भरनी है, ये रिटर्न भरनी है, सीए बुलाना पड़ता था या अकाउंटेंट बुलाना पड़ता था जिसको थोड़ा बहुत अकाउंटेंट रिलेटेड काम आता हो। बट अब ये ऐसी चीज है, दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड, जो हर एक दुकानदार वाला खुद कर सकता है, उसे किसी सीए वीए को हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन बीइंग, वो पोर्टल पे जाएगा, वो अपना नंबर डालेगा, और जितने वो स्कैनर देगा, अपने मॉल वगैरह में लगा होता है लाल कलर का, पी करता है, एंट्री होती है कंप्यूटर पे, वहां से फिर एक छोटी सी व्हाइट कलर में स्लिप आती है जो बिल वाली होती है, जो हम फाड़ फूड़ के फेंक आते हैं और सामान लेके आ जाते हैं। करना नहीं चाहिए काम, बट हमें पता हमारे काम की नहीं, फेंक दी, आगे बढ़ो, क्या करना स्लिप का। तो जो वो स्लिप जैसे एंटर्ड होगी, प्रिंट होगा जैसे, एट द सेम टाइम जितने का भी मान लो मैंने उससे सामान लिया 100 रुपए का, और उसके ऊपर जीएसटी बनता है लेटर से 20 रुपए, तो वो एंट्री आ जाएगी 20 रुपए की, इस सामान का ये बिल नंबर था जो बना, और 20 रुपए का जीएसटी बनता है, 100 रुपए का आपने बेचा, तो मान लो 20 रुपए का जीएसटी है, जिसमें से आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा सेंटर के पास, आधा स्टेट के पास। क्लियर जी? तो जीएसटी की वर्किंग समझ आ गई। इंपोर्ट के ऊपर क्या रोल है, एक्सपोर्ट के ऊपर डेस्टिनेशन बेस्ड है, ओरिजिन बेस्ड नहीं है। क्लियर जी? आगे चले। Yes, sir. ओके, अब जीएसटी ने कैसे रिप्लेस किया, जैसे सेंटर तो लेता ही है, स्टेट भी लेता है, मगर बिफोर जीएसटी सेंटर क्या कलेक्ट करता था, कौन से ऐसे टैक्सेस है जो रिप्लेस किए, एक हेड बना देते हैं सेंटर के लिए, एक बना देते हैं स्टेट के लिए। हमें बस 2-3 एग्जांपल देने होते हैं, ज्यादा नहीं, और तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। बट अगर बात की जाए, जीएसटी ने कौन सी चीजें सेंटर और स्टेट के लिए रिप्लेस कर दी, मतलब बिफोर जीएसटी सेंटर क्या लेता था, सबसे पहले सेंटर के पास जाता था सर्विस टैक्स, बिफोर द जीएसटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो जाता था, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये सेकंड पॉइंट है।
थर्ड पॉइंट जो आता है या थर्ड टाइप विच इज सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और स्टेट की अगर बात करें, स्टेट के पास क्या आता है, परचेज टैक्स, परचेज टैक्स, देन इट इज द टैक्स ऑन गैम्बलिंग, टैक्स ऑन गैम्बलिंग, दिस इज द सेकेंड। और तीसरा स्टेट वैट, स्टेट वैट। तो जीएसटी ने इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया। नोट कर लो जी। आज की डेट में ड्रीम 11 चलता है, माई 11 चलता है, फैंटेसी ऐप चलती है, वो पूल वाली ऐप चलती है, 10 रुपए डालो 100 रुपए कमाओ। लूडो चलता है, लूडो की गेम खेल लो भाई, लूडो में जीत गए तो इतना पैसा आपका। ये सारा टैक्सेस है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन सब चीजों को अप्लाई नहीं करता, नॉर्थ ईस्ट एंड उड़ीसा ऑल्सो अप्लाई नहीं करता कि ये सब हो। सरकार ने देखा भाई देखो लोग हैं वेले, भारत के लोग हैं वेले, काम धंधा है नहीं इनके पास, ठीक है, अनस्किल्ड यूथ है ना, अनस्किल्ड लोग है सारे के सारे यहाँ पे, तो काम धंधा है नहीं, इनको एसी में उलझाए रखो। दो फायदे हमारे, पहला फायदा क्या, रेवेन्यू आएगा, लीगल कर दो भाई, सारी चीजें लीगल कर दो। आज की डेट में द गवर्नमेंट इज हैप्पी, भाई आप कुछ भी काम करो, हमें कोई लेना देना नहीं, बंदा जो मर्जी काम करे, हमें बस अपने टैक्स से फर्क पड़ता है, हमारे पास टैक्स आना चाहिए, लीगल कर दो। सही बात है, सारी चीजें लीगल कर देनी चाहिए, कुछ भी इलीगल काम है यार सब कुछ लीगल कर दो भाई, उस पे रेवेन्यू लगा दो, इतना रेवेन्यू आना चाहिए। ये हुआ रेवेन्यू पर्पज से। नाउ अनदर पर्सपेक्टिव दैट इज सोशल एंड वेलफेयर। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, क्या जितने मर्जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाए, द मेन थिंग इज द पर्सन डज नॉट फॉरगेट इट्स मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, इक्विटी, इक्वानिमिटी, ये जितने भी सोशल वैल्यूज होती है उन्हें नहीं भूलना चाहिए। आपने दिल्ली के अंदर भाई ठेके खोल दिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, लीगल कर दिया, और बनाए भी कैसे है, जैसे वो नहीं होते अपना एक तरीके से मैकडी टाइप, कि भाई मैकडी टाइप है, आप अपना आइए वहां पे बैठिए, वहां पे आप जो भी पीना आप मंगवाओ, बियर विस्की स्कॉच कुछ भी, उसके साथ कुछ अगर आपको अनदर स्नैक्स वगैरह मंगवाने आप मंगवाओ, आराम से बैठ के पियो, कोई टेंशन नहीं, एसी वेसी चल रहा है, गाने गुने चल रहे हैं। तो मिनी लाउंज है, इन शॉर्ट मिनी लाउंज, मिनी कैफे, ऐसा करके ठेका, बढ़िया बढ़िया ठेके खोल दिए, सारा प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज का मतलब पैसा आएगा, इकोनॉमिक एम बट सोशल एम। भाई उस पूरी रोड पे लड़ाइयाँ हो रही है, लोग ऐसे बोतलें फेंकते जा रहे हैं, रात को 12-12 1-1 बजे तक खुले हुए हैं, रेजिडेंशियल एरिया में खोल दिए। भाई वहां पे बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, वही तो कहते हैं ना, जैसे हिंदी में एक कहावत है, बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। छोटा बच्चा क्या करेगा भाई, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है ज्यादा टाइम, वो वही करेगा जो उसके पेरेंट्स करते हैं। अब आ रहा भाई उसका बाप दारू पीता हुआ, ओए एकदम रात को टुन, वो भी कोई सीख रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आसपास का आप माहौल खराब कर रहे हो, जैसे पार्क्स वगैरह है, तो पार्क्स में बैठ के भाई अपना साथ में बोतल बोली आजा भाई सीप खेलते हैं, सीप खेलना शुरू कर दी, कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और इन सब चीजों का ग्राफ और ऊपर जा रहा है। अदर स्पिल ओवर इफेक्ट, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का रोल डोमिनेंट। सो इसलिए इन सब चीजों को तो खत्म कर देना चाहिए। एक्टिविटीज वो लीगल हो जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़े, यही तो है राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या है, हम बात करते हैं राम राज्य होना चाहिए। जैसे आज गुरुपुरब भी है, तो आप गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को इकोनॉमिक्स के साथ मैच कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा, लंगर सेवा, लंगर सेवा इज लिंक्ड विद आवर इकोनॉमिक, किस वे में, पुअर लोगों का वेलफेयर बढ़ाना। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ये तो हम पढ़ते हैं, पुअर लोगों का वेलफेयर बढ़ाना, भाई उन्हें खाना दे रहे हो, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम एक तरीके का। यही काम सरकार कर रही है आज की डेट में, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड कर रही है। वही सेम काम गुरुद्वारे के थ्रू हो रहा है, लंगर सेवा के थ्रू 24 आवर कॉन्टिन्यूस लंगर सप्लाई हो रही है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, ये है कि भाई आप एक बार खा लिया दूसरी बार क्यों आ रहे हो, तीसरी बार क्यों आ रहे हो। फर्स्ट ऐसी उनकी और सारी टीचिंग्स है जो सबके साथ मैच कर सकती हैं। वो जैसे बोलते हैं ना, इसका एक 3 लाइनर नाम है, कीर्तन करो, नाम जपो और लंगर करो।
नाम जप रहे हो, मीन्स ईश्वर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, आपकी मॉरल वैल्यूज और आपके जो 5 सेंसेस है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो सारी जो भी चीजें बनती हैं इन सबका इकोनॉमिक्स के साथ भी इम्पैक्ट होता है। वेलफेयर कितना बढ़ेगा, तो सरकार को वही सब चीजें लीगल करनी चाहिए जिसका वेलफेयर अच्छा हो। ये गैम्बलिंग ला दी भाई, ड्रीम 11 आप ले आए, और फर्स्ट ईयर के बच्चे, ये अब फर्स्ट ईयर तो छोड़ो भाई, स्कूल लेवल के बच्चे ड्रीम 11 पे पैसा लगा रहे हैं। और मजे की बात देखो, बंदों ने अपना रेवेन्यू सोर्सेस कैसे मल्टीप्लाई किया, साथ में यूट्यूब चैनल खोल लिया बंदों ने। मैं देख रहा था एक बंदे के है 1 लाख सब्सक्राइबर, 25K व्यूज, 50K व्यूज, और वीडियो क्या उसकी, इंडिया पाकिस्तान के मैच में टीम क्या बनाए। बताओ यार, 50K व्यूज, इतना व्यूज उसको मिल रहे हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर उसके, तो फालतू में सब्सक्राइबर बढ़ रहे बंदा। मैं तो सोचो भाई क्या मैं इकोनॉमिक्स और ये सब पढ़ा रहा हूँ, मैं भी यही काम खोल लेता हूँ, बढ़िया काम है, कुछ करना नहीं, और सब्सक्राइबर वैसे ही बढ़ जाएंगे, व्यूज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में लोगों को नेगेटिव चीजें ज्यादा पसंद आती है, मिर्च मसाला, ये बातें मैं डालूंगा कोई नहीं देखेगा, बहुत कम पॉपुलेशन देखेगी। जो वेले लोग हैं उनकी कैटेगरी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो देखेंगे ये सब चीजें। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आईएएस में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि आधे लोग तो वो है जो टाइम पास के लिए पेपर दे रहे हैं, या जिनके पास काम धंधा नहीं है, चला भाई खेल लेते हैं कुछ ना कुछ। बहुत कम पॉपुलेशन है जो सीरियस एस्पिरेंट्स है। अभी नेट का रिजल्ट आया, उसमें पूरा लिखा हुआ है कम से कम 60,000 इको की फॉर्म फिलिंग दी, और आधे से भी कम लोगों ने पेपर दिया, और उसमें से कुछ इतने गए और कुछ जेआरएफ की क्वालिफिकेशन बताई कि कितने क्वालिफाई हो जेआरएफ के लिए, कितने हुए नेट के लिए। तो बहुत कम पॉपुलेशन है जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, आधे ने तो दिया ही नहीं, और आधों में तो अन्नाधुन टीका मारने दिया होगा भाई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जय श्री राम करके जो आए टिक मार तो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, निकल गया अच्छी बात है, नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन सा चाहिए, हम तो टाइम पास के लिए दे रहे हैं, रिज्यूम में ऐड हो जाएगा। ये भी इफेक्ट है। तो लीगलाइजेशन हो, बट उन चीजों का जिसका इकोनॉमिक वेलफेयर पॉजिटिव हो, रादर देन द नेगेटिव। नेगेटिव वेलफेयर चीजों को तो सब बंद कर दो। इसलिए द्वापर युग में लीगर को क्या बोलते थे हिंदी में, मदिरा पान, मदिरा पान की प्रोडक्शन ही बैन कर दी। जब किसी चीज की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो कंजम्पशन का तो सवाल ही नहीं उठता, आप प्रोडक्शन ही बैन कर दो। लीकर है, ठीक है, इसको बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर सिन गुड्स। 1 मार्क अगेन एमसीक्यू बेस पूछता है भाई सिन गुड्स क्या होते हैं, लीकर, सिगरेट्स, अल्कोहल, दीज आर द सिन गुड्स, ये सारे सिन गुड्स है। तो इन सब की प्रोडक्शन ही बैन कर दो, बट प्रोडक्शन बैन नहीं करती सरकारें, क्यों नहीं करती, पता है भाई रेवेन्यू है ये हमारा, तुम पागल हो, हमारा रेवेन्यू खत्म कर रहे हो। मेरे माथे पे कुछ लिखा बड़ा बड़ा, कोई मेरे को बोले कि भाई अपना ये पढ़ाना बंद कर दो, मैंने कहा मेरे माथे पे कुछ लिखा बड़ा बड़ा पढ़ाना बंद कर दो, भाई मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, फिर पढ़ाना बंद कर दो। ऐसी सेम सरकार के लिए भाई, क्यों बंद कर दे, पागल, हमारे माथे पे कुछ लिखा है जो हम बंद कर दे, क्यों बंद कर दे, हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। बट इन सब चीजों का रेगुलराइजेशन होना चाहिए। ये हाल दिल्ली का है, दिल्ली के अंदर नेगेटिव वेलफेयर बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव वेलफेयर तो खत्म हो चुका। सो ये आपके हो गए विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स। अब इसी के अंदर एक टॉपिक और आता है, वो है विद रिस्पेक्ट टू इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस। जीएसटी का इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस के ऊपर। सबसे पहली बात, मेक इन इंडिया। भाई जहां भी कुछ समझना है, मेक इन इंडिया तो है ही रफ एंड टफ टॉपिक, जहां मर्जी हम इसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जीएसटी ने क्या काम किया, एक कॉमन मार्केट बना दी, चाहे आप दिल्ली में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां मर्जी हो, मार्केट तो कॉमन ही है, कोई टैक्स का डिफरेंशिएशन नहीं है, एक जैसा टैक्स चलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बूस्टअप मिलेगा, और इसी के साथ साथ कैस्केडिंग इफेक्ट जो हम कहते हैं वो खत्म होगा। इट विल एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट, कॉमन मार्केट, boost of industrial activities, boost of industrial activities, and tremendous inflow of foreign capital, inflow of foreign investment या foreign capital।
देन एट द सेम टाइम भाई मार्केट अगर बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी विच मीन्स ग्रोथ प्रमोशन, ग्रोथ प्रमोट हो रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो बंदों का वेलफेयर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, SOL। तो ये मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट हो गया। देन सेकेंड इज विद रिस्पेक्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे आज की डेट में आपको फाइलिंग के लिए मंथली बेसिस पे है और ऑटोमेटिक सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो दिस मीन्स देयर इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एनी स्पेशलिस्ट पर्सन लाइक CAs, क्योंकि आप अपना वो नंबर डालते हो GSTN नंबर पोर्टल पे और आप जैसे वो क्लिक करते हो बिल वगैरह बनाते हो तो उसका ऑटोमेटिक अपडेशन चलता रहता है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे मैन्युफैक्चरर या सेलर को बस ये पता चल जाएगा भाई देखो मेरा इतना सामान बिका, इतने का GST बनता है, ये अपना देना है क्योंकि वो तो मैं कंज्यूमर से ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो सिंपलर टैक्स रिजाइम, बेनिफिट्स ऑफ सिंपलर टैक्स रिजाइम एंड लिमिटेड एग्जेम्पशंस। बहुत कम आइटम है आज की डेट में जो 0% पे है, और कुछ तो चीजें ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी एम्बिगिटी है, भाई इसको डाले तो किस स्लैब में डाले, 5% 12%। इसलिए कॉन्टिन्यूसली टाइम टू टाइम GST काउंसिल की मीटिंग होती रहती है, तो उसमें यही सारा डिस्कशन होता है, यार ये आइटम रह गई, अच्छा ये आइटम रह गई, इसको कहाँ डाले, क्योंकि नया बिजनेस ट्रेमेंडसली बढ़ रहा है, उसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाए, या जो पुरानी आइटम्स है क्या इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम इसे 12 से 18 में लाए या 18 से 12 में लाए या 12 से 5 में लाए। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस कम कर दी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एलिमिनेटेड, ना तो अब कोई वैट है ना कोई शैट है ना तो कुछ है, यूनिफॉर्मिटी है। एंड वन मोर थिंग विद रिस्पेक्ट टू लेस, इसको आप क्या बोल सकते हो, इंटरेक्शन, लेस इंटरेक्शन बिटवीन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टैक्स पेयर। पहले क्या होता था, नॉर्मली जब सारी चीजें जा रही है ऑफलाइन फिलिंग हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिसर और टैक्स पेयर का इंटरेक्शन हो रहा है तो साठ गांठ हो सकती है, ले दे के काम खत्म कर देते हैं भाई। अब वो नहीं होगा, ऑनलाइन सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी पूरी है। सो दिस इज वन मोर बेनिफिट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और थर्ड वो हम कह सकते हैं बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट है क्योंकि एवरेज प्राइस कम हो गया। कंज्यूमर्स के लिए कैसे बेनिफिट है, उसका सिंपल कारण है बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। तो इसका फायदा कंपनीज को मिला, टैक्स बर्डन जो है कंपनीज का वो कम हो चुका। जब टैक्स बर्डन कम हो गया तो प्राइस भी कम होगा, या प्राइस कम होने से पहले वी कैन से एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। एज अ फॉलो अप इफेक्ट प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर को अब वो चीज सस्ते में मिल रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो पहले कोई बंदा मिठाई लेने जाता है तो उसे 15% का सब कुछ लगता था, सेल्स टैक्स वैट ये वो। आज की डेट में सिर्फ 5% का GST देना है, खत्म कहानी। तो फायदा हो गया उसको। तो टैक्स बर्डन कम होने से प्राइस भी कम होते हैं, एंड प्राइस कम होने से क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का रूल। और जो सब चीजें 0% स्लैब में है, मान लो उसके ऊपर पहले 10% का वैट सब कुछ मिला के लगता था, आज की डेट में वो 0% स्लैब में आ गई, तो और ज्यादा बल्ले बल्ले हो गई कंज्यूमर्स की। मिल्क, सॉल्ट, फिश भी आई गेस 0% टैक्स में आती है। तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस। तो सबसे पहला इम्पैक्ट मेक इन इंडिया। आप चाहो तो इसके साथ डिजिटल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट भी डाल सकते हो, विद इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन, लाइक मोर अमाउंट ऑफ यूपीआई। यूपीआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए ट्रांजैक्शंस में। एक चलता है वीजा, वीजा के थ्रू ट्रांजैक्शंस, तो वीजा जो है वो वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस में बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है, बट अब यूपीआई जब से आया है तो एक्सेलरेट हो रहा है। नेपाल में यूपीआई इज एक्सेप्टेबल, रुपए जिसे आप कहते हो। अब पीछे की बात है, आई गेस 2 साल या 3 साल पहले की बात है, मोदी जी जब नेपाल गए थे तो वहां पे उन्होंने रुपए के थ्रू पेमेंट की थी, इंडियन कार्ड के थ्रू।
तो रुपए का रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है। यूरोप में भी आई गेस रुपए इज एक्सेप्टेबल। जब भी बायलैटरल ट्रेड की मीटिंग होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ हो, अब जैसे G20 शुरू होने वाला है, तो हर बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ये वाला टॉपिक जरूर रखते हैं सामने, एक्सेप्टेंस ऑफ रुपए। रुपए को एक वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस मिले, उसकी रेलिवेंस बढ़े। जैसे डॉलर इज एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द नेशन, ऐसी सेम रुपए का एक मार्केट बने। लोगों को रुपए, यूपीआई, आज के डेट में पेटीएम वगैरह बन रहा है, मतलब आप यूपीआई तो कर रहे हो। इट इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंस। भाई क्यूआर कोड स्कैन किया, नंबर देगा, पे कर दिया, बच गया। डेबिट कार्ड में पहले डेबिट कार्ड खोलो, उसका 16 डिजिट नंबर डालो, एक्सपायरी डेट डालो, सीवीवी नंबर डालो, नाम डालो, ओटीपी आएगा। ये कितना लंबा प्रोसेस है। तो यूपीआई की रेलेवेंस बढ़ रही है, ईज ऑफ कन्वीनियंस बढ़ रहा है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस हो रहा है, पेमेंट का आना, पेमेंट का जाना आसान हो रहा है। लेकिन आज की डेट में रिक्शे वाले भी क्यूआर कोड स्कैनर लगा के घूम रहे हैं, भाई पे कर दो। तो ये सब चीजें भी यहाँ पे बेनिफिट कर रही है। ये हो गए इसके बेनिफिट्स की बात। अब वे फॉरवर्ड या कंस्ट्रेंट्स या चैलेंजेस। चैलेंजेस तो है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कोई बताएगा आप में से? इतनी सारी ये कथा सुनने के बाद क्या लगता है, कुछ चैलेंज है जीएसटी में, या इट इज 100% बेनिफिट एंड एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी बताओ, क्या लगता है आपको? बताओ जी। सर टैक्स स्लैब्स की प्रॉब्लम है जो। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, डिटरमिनेशन ऑफ जीएसटी रेट। डिटरमिनेशन ऑफ जीएसटी रेट और टैक्स स्लैब भी, हाँ कई हद तक मैं भी एग्री हूँ। किस बेसिस पे आपने ये टैक्स स्लैब रेट डिसाइड किया है? डिफिकल्ट टू डिसाइड, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बात, मान लो एक चीज ऐसी है जो सबके बेनिफिट के लिए है। अभी हमने पीछे देखा था ना, कोई भी रूल अगर पास होना है तो कौन चाहिए मेजोरिटी में? एक सेंटर प्लस 20 स्टेट्स। अब जहां पे ऑपोजिशन स्टेट्स बैठी है, नॉन बीजेपी स्टेट्स बैठी है या नॉन एनडीए स्टेट्स बैठी है, तो वहां दिक्कत आएगी। कंसेंट ऑफ स्टेट्स, कंसेंट ऑफ स्टेट, लाइक अभी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे तो थोड़ा बहुत ये देखा जा रहा था कि जहाँ पे नॉन ऑपोजिशन है, जहाँ पे नॉन बीजेपी है, वो कैसे वोट दें हमारे कैंडिडेट को। उड़ीसा, उसको कैसे भूल गया मैं, वो कौन है, हमारी वेस्ट बंगाल की दीदी जी, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी, ये नवीन पटनायक, ये सब, इनको कैसे कन्विंस किया जाए? तो इन पर्सन मीटिंग की गई, नवीन पटनायक जी एंड दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ आदरणीय श्रीमती द्रौपदी जी। तो उनकी मीटिंग हुई कि भाई आपका जितना है हम देखो, हम स्टेट के लिए आपके जो भी हो सकता है वो सारी हेल्प आउट करेंगे, प्रेसिडेंट जो भी अपने एंड से कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जाके उड़ीसा का वोट आया नहीं आया, दैट इज सेकंड मैटर, पता नहीं चलता क्या है, वो होते हैं ना बैलेट पेपर वोट, इसलिए। तो कंसेंट ऑफ स्टेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, भाई कोई एक ऐसी चीज है बट मेजोरिटी पास करवानी है तो, हाँ अगर सारी जगह सैफरन पार्टी हो तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई। जैसे लोकसभा, तो मेजोरिटी होना इज असेंशियल। जब तक मेजोरिटी नहीं होगी आप कोई बिल पास नहीं करा सकते। ऐसे तो ना आर्टिकल 370 अड़िया और 35 है, भाई मेजोरिटी थी, जो मर्जी बिल पास कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेजोरिटी है हमारे पास। आरएस में भी अगर मेजोरिटी, बिल तो तभी पास होता है जब एलएस से भी हो, आरएस से भी हो, तब जाके एक्ट बनेगा। जैसे सीए के ऊपर चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, पहले उसे बोलते थे कैब, जब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जैसे पास हुआ, एक्ट बन गया। रात को हुआ था 10:30 और 11:15 के बीच, पार्लियामेंट चल रही है, और 10:30-11 बजे के बीच वो बिल को पास करवाया गया, लोकसभा से भी, एट द सेम टाइम राज्यसभा से भी। धड़ल्ले से काम हुआ। तो ये फायदा भी होता है मेजोरिटी का, जब मेजोरिटी हो तो धड़ल्ले से काम होते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हाँ भाई राज्यसभा में जाएगा, वहां पे फिर ऑपोजिशन पार्टी जो है उनसे बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, रीजंस देने पड़ते हैं कि क्या है
तो उनका सपोर्ट जीतना पड़ता है। और वो दोगले लोग होते हैं, भले मीटिंग में बोलते कुछ और है और मीडिया के आगे, कैमरे के आगे बोलेंगे कुछ और। मीडिया के आगे बोलेंगे ये हम सरकार से निवेदन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, ये वो है, इसका गरीब जनता के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसका ये नुकसान होगा, ये होगा, फलाना होगा। और वही, हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी, बस आप ना हमारे ऊपर जो हमारा जो काला काम चल रहा है ना, ये हमारा आप ही का बेटा है, ये इसके थोड़े से अपना 2-3 मर्डर कर दिया इसने गलती से, तो वो अपना सीबीआई वगैरह लगे हुए हैं पीछे, तो आप जरा देख लो। वहीं पे हाथ जोड़ रहेंगे, जरा है काम धंधा, जरा ड्रग्स का काम करता है, तो जरा ड्रग्स के काम में देख लो हो सके। और जैसे ही बाहर आएंगे वही, ले बेटा जा तू अंदर, खत्म कहानी तेरी, लगा दी फिर सीबीआई पीछे। तुमने जितना करप्शन किया सारा चिट्ठा तो हमारे पास है ही, दे दो इसको ईडी के पास, तिहाड़ जाएगा। सत्येंद्र जैन, लाइव एग्जाम्पल। तो कंसेंट ऑफ स्टेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी रेट। और तीसरा लिखने की बात है, आप कहीं पे ये भी कह सकते हो लिखने के लिए, जस्ट रॉबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। भाई जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनके पास तो वो नहीं है ना, लैपटॉप कंप्यूटर, वो स्कैनर हो रहा हो, लाल कलर की जो लाइट जलती है, पी बिल प्रिंट हो रहा हो, बिल आ रहा हो, सामने गार्ड लगा है, गार्ड देखेगा बिल है क्या है, वो तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं भाई मैं सोना हीरे लेके जा रहा हूँ दुकान से, लेके दूध और वही ऐसा बेसिक चीज है, देखेगा ऐसे, हाँ भाई देखा, मैंने कहा अबे भाई रख ले अपने पास ही, बाद में दे दियो, मेरे घर दे जाइयो। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड एंड एट द सेम टाइम ट्रेनिंग टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। जैसे ये आपकी भी तो ट्रेनिंग होती है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती है भारत सरकार आज की डेट में, मल्टीपल टाइम्स ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। ये सच्चाई है, आप खुद जब आते हो तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, बहुत पैसा खर्च होता है ट्रेनिंग के ऊपर। तो इसलिए गवर्नमेंट अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को काफी रिग्रेस रखा है, क्योंकि हमें ये टाइम पास वाले बंदे नहीं चाहिए भाई, सरकार चलानी है, कोई घर नहीं चलाना। इसलिए तो बहुत रिग्रेस प्रोसेस रखने के बाद सिलेक्शन होती है, तब जाके लगता है कि हाँ भाई आप काबिल हो बनने के या नहीं। बात ये नहीं होती कि आपको नॉलेज है नहीं है, बात है वेदर यू आर केपेबल और नॉट। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एमए इकोनॉमिक्स करके आ रहे हो, एशिया का सबसे टफेस्ट कोर्स अगर कोई है इन द एजुकेशन लाइन, दैट इज ओनली एंड ओनली इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये नहीं कि हमने कर रखी है इसलिए बोल रहा हूँ, ये विधि का विधान है, मतलब सच बात है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। एमबीए फाइनेंस से ऊपर भी टॉप पे आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। हाँ, ऑल्दो आई कैन से नाउ डेटा साइंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर गेटिंग अ टफ कॉम्पिटिटर टू द इको ऑनर्स, बट ये भी वही कर सकता है जिसके पास इको ऑनर्स हो। मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस पोर्शन, लीनियर अलजेब्रा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी उन सब चीजों का इंकॉर्पोरेशन है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कोर्स। कुछ लोग बोलते हैं भाई आईएएस में क्या पढ़ना है, आपके यहाँ तो प्रीलिम्स नहीं होता। एक तो भाई शुक्र है, अच्छी बात है, क्यों नजर लगा रहे हो हमारे ऊपर। बर्दाश्त नहीं होती ना किसी से हमारी खुशी, भाई हमारे पास खुशी तो है कि प्रीलिम्स नहीं होता, मगर दुख भी तो है, हमें जीएस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, फलाना भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। तो इसलिए रिग्रेस प्रोसेस है, गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है ट्रेनिंग के ऊपर। यार आईआईटी कानपुर में ट्रेनिंग हो रही है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पे 30 लाख रुपए फीस है 1 साल की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एमबीए इन फाइनेंस के लिए। वो वाले कोर्स की ट्रेनिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस आपको पैसे मिलते हैं। जैसे बोलते हो प्रोबेशनल पीरियड पे, अभी का जो लेटेस्ट फिगर है दैट इज इन एन अप्रॉक्स 60,000 इन हैंड, मतलब सीधा आपके अकाउंट में 60,000 रुपए ट्रांसफर होते हैं जितनी भी आपकी ट्रेनिंग चल रही है तब तक, जब तक आप अपने ऑफिशियल पोस्टिंग पे ना आ जाओ। तो 60,000 रुपए महीना आपको मिलता रहेगा। तो फ्री फंड के आपको 60,000 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए मैंने काम, क्या नाम लिया था इसका, हनीमून पीरियड। 2 साल हनीमून है, फिर आप आओ, फिर लंका लगेगी। लंका लगी मतलब तब भी भाई आसान जिंदगी चलेगी, तब आप रोल में आ जाते हो और डेजिग्नेशन होगा, पावर भी होगी, सिक्का चलेगा, साइन करने की पावर होगी, जहाँ साइन करो वहां वैल्यू बढ़ जाएगी। कोरे कागज पे कोई साइन करवा सकता है आपसे, ऊपर कुछ और पेपर है, जैसे दिखाते ना ये एकता कपूर के सीरियल में, भाई कागज कुछ और थे, नीचे साइन करवा दिया, ऊपर कुछ और कर दिया। ऐसे कांड भी होंगे, बी प्रिपेयर्ड। तो ये चेक किया जाता है, नॉलेज नहीं चेक की जाती। नॉलेज तो सेकंड मैटर, पहले तुम ये देखना चाहते हैं भाई तुम उसके केपेबल हो नहीं हो। इसलिए तो इंटरव्यू रखा गया। एसएससी में क्यों नहीं रखा गया इंटरव्यू, क्योंकि पता है यहाँ पे हमें काम करवाने वाले बंदे चाहिए, यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग वाले बंदे चाहिए, बजट बनाने वाले बंदे चाहिए। तो राह में चलते रिक्शे वाले को नहीं उठा सकते, रिक्शे वाले को उठाएंगे, पहले देख तो लो केपेबल है नहीं है।
ये फर्क नहीं पड़ता कि रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, क्या चलाता है, किस स्कूल से पढ़ा है, किस कॉलेज से पढ़ा है, दैट डजंट मैटर। हमें तो बंदे के पोटेंशियल देखना है। भाई आपके पास पोटेंशियल है तो आ जाओ, हमें कतई नहीं फर्क पड़ता। हाँ बस सेंट्रल रिकग्नाइज हो वो इम्पोर्टेंट है या स्टेट रिकग्नाइज हो। सो दिस इज योर जीएसटी। कथा समझ आ गई जीएसटी की? यस सर। अब एक टॉपिक और रहता है, वो बड़ा हॉट टॉपिक है, विच इज डिबेट ऑन द पेट्रोल एंड डीजल। वो करेंगे अब अगली क्लास में। आज मेरे को अभी फिर दोबारा कहीं निकलना भी है, नहीं तो मैं आज ही वो टॉपिक करवा देता, पेट्रोल एंड डीजल का। और इसके अंदर क्या काम रह गया, एक इसकी इंग्लिश रह गई, एक इंग्लिश लिखवानी है, और एक पेट्रोल एंड जीएस हाँ डीजल का काम बताना है। डिबेटेबल टॉपिक है। और उसके बाद फिर कौन आएगा, एफआरबीएम है, एंड नेक्स्ट विल बी द फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी, ये अब हमारा काम रहता है फिस्कल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। कल खत्म करवा दूंगा सारा ये पूरा फाइनेंस कमीशन देख। 2-3 इसके क्वेश्चन नोट कर लो, एमसीक्यू पेपर में काम आ सकते हैं। कौन सा? सबसे पहला, फर्स्ट चेयरमैन जीएसटी काउंसिल का कौन था, कोई बताएगा? फर्स्ट चेयर आई शुड से, ठीक है चेयरमैन ही थे वो, चेयरपर्सन बोलो चेयरमैन बोलो एक ही बात है। कौन थे, कोई आइडिया? नहीं आइडिया किसी को? सर अरुण जेटली। करेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन। और बीजेपी का जो कैडर है ना, उसमें इतने सारे लोग थे पिछले 3-4 सालों में। अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर, एंड आपके वो मनोहर पारेकर जी डिफेंस मिनिस्टर, एंड सुषमा स्वराज जी फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स। यार वो क्या लेडी थी, कमाल, बहुत बढ़िया। सुषमा स्वराज जी तो कितना कैडर था लोगों का, इतने अच्छे अच्छे लोग थे। ऑल्दो अब सब के सब कोई भी नहीं रहा इनमें से, बहुत दुख होता है कि अब ऐसे नहीं है पर्सन। अगर ये पर्सन आज की डेट में होते, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्टी थ्रू आउट द हिस्ट्री। अभी भी है, पावर बढ़ जाती और मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाती। तो वन मार्कर क्वेश्चन में ये अपना एमसीक्यू में पूछ सकता है, ऐसी से पहली कंट्री कौन सी थी जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वर्ल्ड में पहली कंट्री? ये नहीं पता होगा, पता है तो प्रणाम। हाँ बहुत बढ़िया, फ्रांस। करेक्ट, पढ़ रखा था तभी। बिना पढ़े हुए ऐसा कोई अंधाधुंध रैंडम तुक्का फ्रांस में नहीं बोल सकता। बोलते यूएसए बोलते या रशिया बोलते, जापान बोलते। पढ़ रखा होगा तभी आपने फ्रांस बोला होगा, राइट? वन लास्ट क्वेश्चन, देन वी एंड दिस सेशन। आज की कथा को विराम देते हैं। वो है आपका फादर ऑफ जीएसटी। यस सर, वही तभी बिना पढ़े हुए कोई ऐसे रैंडम एग्जैक्ट इतना तुक्का अगर मारेगा तो जी यही बोलेगा, यूएसए जापान रशिया। फ्रांस को सोच नहीं सकते। तो फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ जीएसटी, देन आई एंड दिस टॉपिक। अब बताओ, हाँ गूगल कर लो साथ में, फादर ऑफ जीएसटी कौन था। ये सही है, ऑफलाइन नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चल सकता कि गूगल कर रहे नहीं। देखो जी बता देता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, पुण्य आत्मा आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो दिस इज वेरी यूनिक क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी जी इज नोन एज द फादर ऑफ जीएसटी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली फॉर द डीईपीआर, क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड है वहाँ पे, ये टैक्सेशन का थोड़ा सा रोल ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेट के पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं। करेक्ट, ठीक है जी, कहानी समाप्त करें आज की, कथा का विराम देते हैं आज।